रखा और ट्विन्स कर कर एक कैटेगरी बनाया। तो 8 साल से 12 साल की उम्र के बच्चों को ट्विन्स कहते हैं और 13 साल से 19 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको टीन्स कहते हैं, और टीन्स के विषय में तो हम जानते ही हैं। तो इन आयु के बच्चों के परवरिश, उनके पेरेंटिंग को लेकर जो भी चैलेंजेस दुनिया भर में, ऐसा नहीं है कि केवल अहमदाबाद में या गुजरात में या भारत में है, ये दुनिया भर में स्वीकृत एक सच्चाई है, एक फैक्ट है कि बच्चों का परवरिश दिन प्रतिदिन एक बहुत ही बड़ा चुनौती बनता जा रहा है और इसको लेकर कई सारी चर्चाएं अलग-अलग स्टेजेस पे होते रहती है और कलीसिया का भी उत्तरदायित्व बन जाता है कि इस विषय के ऊपर थोड़ी और गंभीरता से सोचें। तो जैसे कि आप आपके सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, वैसे मैं इसको 6 अलग-अलग विभागों में होकर आपके सामने लेकर आऊंगा। पहले मैं संदर्भ बताऊंगा कि किस संदर्भ में हम इस विषय को लेकर बातचीत करने जा रहे हैं। फिर मैं आपको एक ढांचा दूंगा, जिस ढांचे के अंदर से होकर आप इस विषय की ओर गौर कर सकते हैं। फिर मैं आपको उसके अंदर थोड़ा और झलक दूंगा, थोड़ी और गहराई में हम जो टीन्स और ट्वीन्स, उनका मन, उनका सोच, उनका स्वभाव, उनके प्रतीक्षाएं और उनके प्राथमिकताएं, उनके इंटरेस्ट क्या है, वो सब की ओर हम थोड़ा और गौर करेंगे। और उसके बाद फिर कुछ बेसिक्स कि कैसे, कुछ बेसिक बातें जिससे हम इनके पेरेंटिंग की ओर गौर कर सकते हैं, और फिर उसके बाद थोड़े और टिप्स मैं आपको दूंगा कि और क्या किया जा सकता है बेसिक्स के अलावा, कुछ और बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, और फिर उसको हम समापन करेंगे। तो ये 6 विभागों से होकर जाएंगे और हर विभाग के अंदर कुछ ना कुछ मैं आपके सामने रखूंगा। तो आइए हम संदर्भ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में हम पेरेंटिंग ऑफ टीन्स और ट्वीन्स देख रहे हैं। वैसे हम सब जानते हैं भजन संहिता 127 उसका 3 और 4 वो कहता है कि बच्चे जो है वो परमेश्वर की ओर से दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। तो ये विभाग तो हम जानते हैं और हम मानते भी है। जैसे ही कोई भी एक दंपति विवाह के बाद पहला बच्चा पाता है तो बड़ा खुश होता है और वो समझता है कि उसको प्रभु की ओर से एक एक प्रतिफल मिला है। और भजन संहिता कहता है कि बच्चे केवल प्रतिफल ही नहीं, परमेश्वर की ओर से एक भाग है, यानी परमेश्वर का एक मिराज जिसमें से एक भाग लेकर वो हमारे हाथ में दे रहा है। परमेश्वर का जो था वो हमारे हाथ में वो सौंप रहा है। तो बच्चे परमेश्वर की ओर से भाग है और परमेश्वर की ओर से हमें दिए गए प्रतिफल है, यानी गिफ्ट है कर कर हम देखते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि जिसके बच्चे नहीं है वो ऐसा सोचे कि क्या हमें भाग नहीं मिलेगा या हमें प्रतिफल नहीं मिला, क्या प्रभु हमसे क्रोधित है इसलिए क्या उसने हमको बच्चा नहीं दिया है। मैं समझता हूं कि इस जब ऐसा कोई सवाल लेकर जब मेरे पास आता है तो मैं उनको इब्राहिम की उस अवस्था को याद दिलाता हूँ जब वो यहोवा के पास जाकर कहता है कि प्रभु तूने तो कहा था कि तू मुझे संतानों से तृप्त करेगा, तू मुझे प्रतिफल देगा, लेकिन मेरा तो संतान कोई है नहीं। और जैसे ही वो बात रखता है तो यहोवा की प्रतिक्रिया क्या थी? यहोवा ने उससे कहा कि अब्राहम, मैं तेरा भाग हूं, मैं तेरा भाग हूं, आई एम योर पोर्शन। ठीक है। तो मैं समझता हूँ पहले, सबसे पहले पेरेंट्स को एड्रेस करूं उससे पहले, अगर मेरी कोई इस मैसेज को सुन रहा है और वो सोच रहा है कि मेरे क्यों नहीं है, या आपका कोई रिश्तेदार है या आपका कोई दोस्त है जिसको बच्चे नहीं और आप सोच रहे कि क्यों इसके साथ ऐसा हुआ, क्यों उसको भाग नहीं मिला या प्रतिफल नहीं मिला, तो मैं कहना चाहूंगा कि वो प्रभु की योजना है और प्रभु शायद उनके लिए खुद भाग बनना चाहता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो दंपत्ति जिनके बच्चे नहीं, उनके प्रभु खुद भाग बनता है, उनको एक खास मौका मिलता है प्रभु के और करीब आने का। और दूसरा एक सुझाव जो बड़ा प्रैक्टिकल है, मैं जो माता पिताओं को या दंपतियों को देता हूँ, वो ये है कि संसार में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसके माता पिता नहीं है, या तो उन्होंने त्याग दिया है या उन्होंने खो दिया है। तो कुछ ऐसे बच्चों का एडॉप्शन कर कर भी आप इस अनुभव को आपके जीवन में पा सकते हैं। हम सब भी प्रभु परमेश्वर द्वारा
प्रभु के राज्य में अडॉप्ट किए गए हैं, तो हम खुद अडॉप्टेड है, तो एडॉप्शन की उस प्रक्रिया को भी समझा जा सकता है, ये भी एक ऑप्शन हमारे सामने है। तो आइए हम विषय की ओर बढ़ते, ये बात कहकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। तो परमेश्वर की ओर से भाग है, परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम इस बात से बिल्कुल एग्री होते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं, 6 महीने के होते हैं, 2 साल के होते हैं, तब हम एग्री होते हैं बिल्कुल, इनको देखकर कि कितने क्यूट है, कितने अच्छे हैं, इनकी वजह से हमारे जीवन में कितनी खुशी आ गई। लेकिन जैसे ही ये बच्चे एक 7-8 साल की उम्र को क्रॉस कर लेते हैं और फिर जो अनुभव माता पिताओं के मन में आने लगता है, जो सोच उनके मन में आता है, वो शायद कुछ शंका का है कि क्या ये सच में भाग है, क्या ये सच में प्रतिफल है, कि ये एक बहुत बड़ा संघर्ष और मेरी परीक्षा है ना। किसी ने इस तरह से कहा कि छोटे बच्चे सर का दर्द है और बड़े बच्चे दिल का दर्द है। तो कुछ ऐसे ही एक अवस्था से पेरेंट्स बच्चों के थोड़े बड़े होने के बाद, जब वो वापस सवाल करने लगते हैं, जब वो बातों को मानते नहीं, जब अनुशासन करना उनके लिए अनुशासन करना मुश्किल हो जाता है, जब ऐसी एक परिस्थिति में हम पेरेंट्स पहुंचते हैं। मेरे 4 बच्चे हैं, इसलिए मैं पूरे अनुभव से आपके सामने ये बात को रख रहा हूं। तो ये जब अनुभव में पहुंचते, थोड़ी शंका हो जाती कि क्या सच में भाग है, क्या सच में ये प्रतिफल है। और फिर जब बच्चे लगभग 20 साल से ऊपर के हो जाते हैं, फिर हम वापस इस आयत को देखकर निर्णय कर पाएंगे कि क्या सच में वो भाग है या नहीं है। एक नतीजे पर पहुंच पाएंगे कि ये भाग है या नहीं है, प्रतिफल है या नहीं है, खुशी का कारण है या एक बड़े दर्द का और बोझ का विषय है। अब क्यों ऐसा होता है, क्यों कुछ लोग एग्री कर पाते हैं कि हाँ ये भाग है, कुछ लोगों के बच्चे अपने माता पिता के लिए बहुत ही बड़े खुशी का कारण क्यों बन पाते और कुछ के क्यों नहीं बन पाते। कहीं ना कहीं इसके पीछे माता पिता का ही एक बहुत बड़ा हाथ होता है। और इसके पीछे मैं समझता हूं इसको कि इस तरह से ये एक कंप्लेंट, ये ग्रीवेंस, ये जो दुख या ये शिकायत होने के पीछे का 3 मुख्य कारण मैं उसको देखता हूं। एक तो ये है कि जो माता पिता है वो ऐसा समझते हैं कि वो क्योंकि माता पिता बन गए, क्योंकि प्रभु ने उनको एक माता और पिता बना दिया, तो फिर बच्चा दे ही दिया है प्रभु ने, तो फिर उस बच्चे की परवरिश के लिए जो कुछ भी जरूर होगा वो सब भी प्रभु अपने आप प्रदान करेगा। यानी कुछ लोग कहते हैं कि हर बच्चा अपना एक नसीब, एक नियति, अपना एक प्रभु की योजना को या उद्देश्य को लेकर इस पृथ्वी में आता है, तो इसलिए उसको जो जरूरत होगी वो प्रभु दे देगा। हाँ, हो सकता है शायद उसकी जो भौतिक जरूरत है उसके लिए प्रभु आपको प्रतिफल दे, आपके हाथों को मजबूत करे, ये सब हो सकता है, लेकिन उसके परवरिश के लिए जो जरूरत है वो ऑटोमेटिक नहीं आता है। तो कई बार माता पिता बच्चों की परवरिश को लेकर तैयार नहीं होते। दूसरा है कि जो पुराना घिसा पिटा पारंपरिक तरीका है, उसी तरीके से कई बार हम बच्चों का पेरेंटिंग करते हैं, ठीक है। और तीसरा है कि कई बार हम ना होकर भी सोचते हैं कि उनका पेरेंटिंग हो जाएगा। मैं ये तीनों तीनों जो अलग अलग तरीके हैं पेरेंटिंग का, उसकी ओर मैं थोड़ा और गहराई में देखना चाहूंगा। लेकिन जब मैं ये बोल रहा हूं तब मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि आप में से कोई भी अगर इसके बाद, इस सेशन के बाद कोई भी तरह का सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस सवाल का जवाब दे सकूं। रिएक्टिव पेरेंटिंग में क्या है? शिकायत का पहला कारण यह है कि हम जरा भी तैयार नहीं है माता पिता बनने के लिए और उसके साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को हमारे ऊपर लेने के लिए। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं जो माता पिता बनने से पहले वो हर तरह से अपने आप को तैयार करने की कोशिश करते हैं, आर्थिक रूप से तो खास करके, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे किताबों को पढ़कर, लोगों से बातचीत कर कर, उसके साथ जुड़ी हुई सारी चुनौतियों को समझकर उसमें प्रवेश करते हैं। लेकिन लगभग 90 से ज्यादा प्रतिशत माता पिता कोई ऐसी तैयारी करते नहीं है, तो बिल्कुल बिना तैयारी के उस जिम्मेदारी के अंदर प्रवेश करते हैं। और वही नहीं, सालों तक भी बच्चा सामने आ जाने के बाद भी कोई भी तरह की तैयारी
कोई मानसिक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से या जज्बाती रूप से करते नहीं है। हाँ, पैसे का प्रबंध जरूर हम करने की कोशिश करते हैं, वो हमें समझ में आ जाता है। लेकिन इस तरह अगर हम तैयार हुए बगैर हमारे बच्चों की तरफ या उनकी परवरिश की तरफ बढ़ेंगे तो इट इज रिएक्टिव पेरेंटिंग, है ना, प्रतिक्रियात्मक पेरेंटिंग जिसको हम बोल सकते हैं। और कई बार जब इस तरह से पेरेंटिंग होता है तो पेरेंट्स के सामने दो ही तरीके होते हैं। या तो बच्चों को कंट्रोल करो, यानी अथॉरिटेटिव बन जाओ, बड़े अधिकार के साथ उनको दबोच कर उनका पेरेंटिंग हम करते हैं, या तो फिर हम बड़े लिबरल हो जाते हैं, बड़े खुले मन वाले होते हैं और कई बार जो बच्चे चाहे उनको करने देते हैं। मैं कलीसिया के अंदर की ही बात नहीं कर रहा हूं, आमतौर से जो संसार भर में देखा गया है, या तो हम पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं या फिर बच्चे हमको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एफएसयू की पत्री 6 अध्याय 4 कलम, जो परमेश्वर का वचन इस कंट्रोल करने वाले अथॉरिटी से या बड़े अधिकार के साथ बच्चों के ऊपर भारी पड़ने वाले पेरेंट्स के विषय में, एफएसयू की पत्री 6 अध्याय उसके 4 कलम में इस तरह से लिखा है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। यानी प्रभु का वचन जानता है कि माता पिता कभी कभी बहुत भारी पड़ जाएंगे बच्चों पर, और इस हद तक कि बच्चों को एक तरह से रीस आ जाए या वो बिल्कुल क्रोध से भरपूर हो जाए, है ना। और यह कई बार हम जाने अनजाने में इस तरह से कर लेते हैं, अनप्रिपेयर्ड होने की वजह से कि उनकी जरूरत क्या है। मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह के उनका सोच होता है, उसको ना एड्रेस करने की वजह से कई बार हम उनको रीस दिलाते। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम, इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि गिव योर हैंड, तुम उनको हाथ दो, उनको उठाओ, ब्रिंग देम अप, इस तरह से उनका परवरिश करो कि तुम प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनको तुम कर पाओ। यानी बड़े उनके साथ एक एम्पैथी, एक सिंपैथी, एक सांत्वना या एक अनुकंपा के साथ पेश आना है, कर कर प्रभु का वचन हमें चेतावनी देता है। दूसरी तरफ कोलोसी की पत्री 3 अध्याय उसका 21वां कलम कहता है, बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो। यानी प्रभु का वचन कहता है कि माता पिता बालकों को तंग कर सकते हैं, और तंग करना, कई बार माता पिता ऐसा सोचते हैं कि ये तो हमारा अधिकार है, हमारे बच्चे हैं, हमने उनको पैदा किया है, हम उनका देखभाल करते हैं, हम उनकी परवरिश करते हैं, तो फिर उनके साथ क्या करना वो हमारा हक है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बाइबल कहता है देखो, तुम शायद उनको तंग कर सकते हो, ऐसा नहीं करना, उनको तंग ना करना, ऐसा ना हो कि उनका साहस टूट जाए, वो संसार को और जिंदगी को सामना करने से वो हिम्मत तोड़ दे। तो प्रभु का वचन इस तरह के पेरेंटिंग के विषय में हमको चेतावनी देता तो है ही। तो ये है एक कारण कि हम तैयार नहीं है, और इसकी वजह से कई बार हम पेरेंटिंग ढंग से कर नहीं पाते। दूसरा है कि जो पारंपरिक तरीका है कि सदियों से तो ये होता आ रहा है, अभी क्या ये पेरेंटिंग का नया क्लास आप ले रहे, हमारे माता पिता क्या कोई क्लास लेके हमारा परवरिश किए थे, या हमारे दादा दादी उनके बच्चों का क्या कोई क्लास लेके परवरिश किए थे? वो तो सदियों से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो ये एक डायलॉग है जो कई बार माता पिता कर सकते हैं, या उनके मन में ये सोच लेकर घूम सकते हैं कि भाई ये सब तो होते रहता है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरह से जो सोचते हैं और बच्चों का परवरिश करते हैं, वो बिल्कुल अनएजुकेटेड या नॉट एजुकेटेड, अनलर्न्ड, अनइन्फॉर्म्ड पेरेंटिंग, जहां पर वो शिक्षित नहीं है, वो समझते नहीं है बातों को, वो भूल जा रहे हैं कि आज से 10 साल पहले तक का जो पीढ़ी था उससे कई ज्यादा एक्सपोजर रखने वाला पीढ़ी उनके सामने है। आज से 10 या 15 साल पहले तक इंडिया में या अहमदाबाद में बैठा हुआ बच्चा सिर्फ अहमदाबाद में होने वाली घटनाओं को भी मुश्किल से जानता था। लेकिन आज हमारे कमरों में बैठे हुए बच्चे यहां पर बैठे हुए ही अमेरिका का एक बच्चा किस तरह से जीता है, उसको क्या क्या वहां पर प्राप्त होता है, ये सब देखता है, और वो अपने मन में वो सोच रहा होता है कि मुझे भी अपना एक कमरा चाहिए, मुझे भी अपना एक लैपटॉप चाहिए, मुझे भी जब मैं 15 साल का हो जाऊं तो बैग पैक कर कर यूरोप में ट्रैकिंग पे जाना है।
तो इस तरह का एक एक्सपोजर बच्चों का हो चुका है, जो आज से 15 साल पहले मैं समझता हूं कि जवान होने के बाद भी इतना सब मैं सोच नहीं पाया था। लेकिन आजकल के बच्चे ऑलरेडी देख रहे हैं कि उनके हम उम्र के बच्चे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के कंफर्ट्स, इस तरह के बातों का आनंद ले रहे हैं, तो वो भी अपने सपने खिला रहे, वो भी अपने सपने देख रहे। तो माता पिता भूल जाते हैं या उसको नजरअंदाज कर देते हैं कि उनके बच्चे कितने एक्सपोज्ड है। ये तो मैंने खाली एक उदाहरण दिया, पर हर क्षेत्र में, हर पहलू में उनका एक्सपोजर और कई बातों में उनका जानकारी और ज्ञान हमसे कई ज्यादा है। कभी कभी मैं जब मेरे बेटियों के साथ खाना खाने जब बैठता हूँ और उनकी बातें सुनता हूँ, तो मुझे चक्कर आ जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं कितना पीछे रह गया। तो अगर मैं वही पुराने तरीके से पेरेंटिंग करता रहूंगा, तो मैं शायद उनको न्याय नहीं दे पाऊंगा, है ना। दूसरा कि इस एक्सपोजर की वजह से और उनका जो ज्ञान है और उनका जो समझ है, उसकी वजह से उनका एक्चुअल परिस्थिति क्या है, वो किस तरह के प्रेशर में है, किस तरह की उनके एक्सपेक्टेशंस है, उसको कई बार हम नहीं समझ पाते और उसको हम छोटा कर लेते कि तुम्हारा क्या सपना, तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेशन। हम बोलेंगे ऐसा तुम करना, हम तुम्हारे लिए देखें, तुम्हें क्या पता है, तुमने क्या देखा है, हम जानते, हम तुम्हारी भलाई के लिए बोलते। तो कई बार उनके उस वेदना को, उनके उस शंकाओं को, उनके उस डर को या भय को हम एड्रेस नहीं कर पाते। क्यों? आजकल के टीनेजर्स 10 साल पहले के टीनेजर्स से ज्यादा डिप्रेस्ड है। क्यों? इतना सब टेक्नोलॉजी, साइंस इत्यादि का डेवलपमेंट होने के बावजूद दुनिया भर के टीन्स आज से 10 या 15 साल पहले के टीन से ज्यादा दुखी है। और क्यों वो खुद खुशी कर रहे हैं, क्यों वो तरह तरह के ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उनको खुद को यानी नुकसान पहुंचाए। तो ये सब के पीछे का कारण शायद यही है कि हम जो पेरेंट्स, जिन्हें प्रभु ने उनका उत्तरदायित्व सौंपा है, हम कई बार उनके उस एक्सपोजर को या उनके उस परिस्थिति को पूरी तरह समझ नहीं पाते। तीसरा कारण जो शिकायत का वो ये है कि कई बार पेरेंट्स प्रॉक्सी पेरेंटिंग करते हैं। उसका मतलब है कि उन्हें दोनों नौकरी कर रहे होते हैं, माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे होते हैं, तो वो लोग है नहीं। तो या तो घर में कोई बुजुर्ग होता है, दादा दादी, नाना नानी, या कोई बेबी सिटर होता है, या कोई रिश्तेदार दूर का होता है, या तो फिर बच्चे थोड़े बड़े हो जाए या उन्हें ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी और सब अच्छा है, तो बच्चों को अकेले ही घर में रहने देते हैं और पेरेंटिंग फिर उनके दोस्त करते हैं या आज का मीडिया करता है ना। तो इसको बोलते हैं प्रॉक्सी पेरेंटिंग। एक बात तो आप समझ लीजिएगा कि बच्चों को परवरिश की जरूरत है, उनको किसी के हाथ की जरूरत है, किसी के सलाह की जरूरत है। आप नहीं दोगे तो और कोई जरूर उस जगह पर आकर उनको वो सलाह देगा, उनको वो परवरिश के जो भी इनपुट्स है वो उनको प्रदान करेगा। और कई बार उनका पेरेंटिंग या उनके लाइफ के सारे डिसीजंस के पीछे का इंफॉर्मेशन जो है, उन्हें दोस्तों से या आजू बाजू के सोसाइटी के लोगों से या आपके अलावा जो कोई भी है उनसे वो प्राप्त होता है। और खास मीडिया पेरेंटिंग के लिए जिम्मेदार है। और ये 2-3 कारणों की वजह से कई बार बच्चे हाथ से निकल जाते हैं और फिर बाद में माँ बाप सोचते हैं कि क्या सच में परमेश्वर की ओर से बच्चे एक भाग है या क्या वो प्रतिफल है। एक बहुत ही मुश्किल काम है पेरेंटिंग। आज से 50 साल पहले जब मेरे दादा, मेरे नाना सब हुआ करते थे, तो उनके तो 10-10 बच्चे होते थे। तो अभी तो वो सोचकर भी समझ में नहीं आता है कि कैसे उन्होंने किया होगा। लेकिन सारे बच्चे और सब मिलकर एक साथ बड़े हो जाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। पेरेंटिंग एक बहुत ही मुश्किल जिम्मेदारी बन चुका है और हम 2 बच्चे से ज्यादा का सोच ही नहीं सकते, ऐसा एक वातावरण या माहौल हमारे चारों ओर बन गया है। तो ये पेरेंटिंग का जो काम है ना, वो बिल्कुल कोई भी इस जो जॉब है, ये जो कार्य है, ये जो कर्तव्य है, उसको देखकर कोई भी हम पर कोई भी तरह का ईर्ष्या या जलन दिखा नहीं पाएगा। पेरेंटिंग इज ए वेरी डिफिकल्ट जॉब। क्यों? क्योंकि इस नौकरी के अंदर या इस प्रोजेक्ट के अंदर या इस जिम्मेदारी के अंदर हम हमेशा स्ट्रेस में होते हैं।
खासकर 8 साल के ऊपर के बच्चे अगर आपके घर में है तो आप माता पिता समझ पाओगे कि ये बात सही है। कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस, या तो होमवर्क क्लास वर्क की वजह से, या पढ़ाई ना करने की वजह से, या इनके कॉन्स्टेंट डिमांड्स की वजह से, या इंटरनेट या फोन को लेकर की इनके, या इनके आपस के झगड़े इत्यादि को लेकर कॉन्स्टेंट घर में स्ट्रेस। दूसरा कि कभी भी एक बड़ा हाई स्ट्रेस सिचुएशन हो सकता है, कभी भी कहीं से भी कुछ भी हो सकता है जो चीजों को और भी भयंकर बना दे। और ये बच्चे खुद भी एक बहुत ही मुश्किल पर्सनालिटी बनकर हमारे सामने उभर कर आते। चौथा कारण कि इनके साथ कितना भी बातचीत करो ऐसा लगता है कि इनके साथ एक अच्छा रिश्ता हम बना ही नहीं पाते। एक दिन अच्छी तरह बात करते हैं, फिर बाकी के 3 दिन हमारे साथ झगड़ा करते हैं। तो ऑलवेज इट इज एक ऐसा रिलेशन बन जाता है माँ बाप का बच्चों के साथ जिसमें हमेशा कोशिश करते रहना पड़ता है। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जिस तरह से पीस टॉक होता है, ऐसा एक परिस्थिति पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बन जाता है। और पांचवा कारण जो ये सबसे मुश्किल बना देता है वो ये है कि ये सब करने के बाद भी एक थैंक यू नहीं, है ना, एक कृतज्ञता नहीं। तो ये सब कारण ये जो उत्तरदायित्व है उसको मुश्किल करता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये सारे सच्चाई या फैक्ट्स को सामने रखकर हम इस पेरेंटिंग के सेशन के आगे के इसके पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। अगर आपके दिमाग में ये एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क बैठ जाए ना तो पेरेंटिंग थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए सबसे पहले मैं ये पेरेंटिंग का एक ढांचा आपके सामने रख रहा हूँ। आमतौर से साइकोलॉजिस्ट, फैमिली काउंसलर्स और बहुत सारे रिसर्च करने के बाद इस तरह से एक निष्कर्ष दुनिया भर में उभर कर आया, वो ये है कि बच्चों की परवरिश में या पेरेंटिंग में 4 स्टेजेस है, 4, जिसमें पैदा होने से 5 साल तक का एक स्टेज है। और उस स्टेज में पेरेंट्स को ज्यादातर अनुशासित करना है, उनको ये बताना है कि क्या करना है। तुम उनको हमेशा बताते जा रहे हो और उनको सुधारते जा रहे हो, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। और ये कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हो, व्हाट टू डू, व्हाट। ये एक स्टेज है डिसिप्लिन का, अनुशासन का। लेकिन उसके बाद 5 साल से 12 साल का उम्र, जहां पर लगभग हमारे ट्विंस भी आ जाते हैं, अब वहां पर केवल अनुशासन से नहीं चलेगा, वहां पर अभ्यास कराना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। और वही तो हम पढ़ते हैं गीत शास्त्र, नीति वचन 22 और उसके 6 के अंदर कि क्या था, ट्रेन योर चाइल्ड when he is small so that when he is old he will not depart from it। जब वो बच्चा जवान होता है तो उसको उसका अभ्यास करा होता कि वो जब बुजुर्ग हो जाए तो वो अपने मार्गों से ना भटक जाए। तो ये एक स्टेज होता है ट्रेनिंग का। तो यहां पर क्या करना है कि आपको उनको केवल क्या करना है ऐसा नहीं बताना, उनको ये क्यों करना है ये भी बताना है। तो पहला स्टेज है जिसमें आप उसको क्या करना है वो बताओगे, यानी आप केवल इंस्ट्रक्शंस, रूल्स कैसे करना है वो बताते रहोगे। लेकिन आप समझिए ट्वीन का जो स्टेज आ गया, तब तक तो आप उसको केवल क्या करना है बोलकर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो अब सोचने लगे, क्योंकि वो खुद पूछेंगे कि ये मम्मी या पापा ने ये करने को तो क्या, लेकिन मुझे ये क्यों करना है। तो अगर आप उनसे कोऑपरेशन या उनसे सहकार चाहते हो तो फिर आपको उनको समझाना पड़ेगा कि व्हाई यू डू इट। और ऐसा करने से कनेक्टिंग होता है ना। पहला स्टेज था करेक्टिंग, पर अभी का स्टेज है कनेक्टिंग। तो अब आप उनके साथ केवल इंटेलेक्चुअल ही नहीं, जज्बाती रूप से भी बताते वक्त वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। तीसरा स्टेज है 12 से 18 का, जो टीनेज है। अब ये स्टेज में कई बार हम क्या करते हैं, अभी भी अनुशासन और अभ्यास को चालू रखते हैं, लेकिन काफी पढ़ाई करने के बाद इस निष्कर्ष पर सब पहुंचे हैं कि ये एक स्टेज है जहां पर अब तुम्हें उनको कोच के जैसे देखना होगा। उसका मतलब है कि उनके जिंदगी में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करे बगैर, उनके हर निर्णय में शामिल हुए बगैर थोड़ा दूर हटकर खड़ा रहना होगा। जैसे फुटबॉल या क्रिकेट का कोच होता है, वो खुद आकर बैटिंग करने या बॉलिंग करने नहीं रखता, वो दूर से बताता है कि क्या करना है, कैसे सुधारना है। तो अब यहां पर आप उनको समझा रहे हो कि कैसे करना है। तो पहला था क्या करना है, दूसरा है क्यों करना है, तीसरा है कैसे करना है। और उसमें आप उनको सुधरने में मदद करते हो। और ये एक लर्निंग प्रोसेस है, थोड़ा धीरज के साथ किया जाने वाला प्रोसेस है। कोचिंग एक डिफिकल्ट टास्क है। तो ये है टीन्स। और चौथा वो है दोस्ती का। और अगर आपने पहला 3 स्टेज अच्छी तरह से किया, डीटीसी अच्छी तरह से किया, तो फिर उस आप एक ऐसे जगह पर पहुंच जाओगे जहां पर आपके बच्चों के साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी। आप एग्री कर पाओगे कि बच्चे परमेश्वर की ओर से एक भाग है और वो आपके प्रतिफल है। तो यहाँ पर आप सच में
एंजॉय कर पाओगे उनको, पर वही नहीं, बीच बीच में आप उनको बता पाओगे कि वो है कौन, आप है कौन, दुनिया है कौन, प्रभु है कौन, हु दे आर एंड हु दे शुड बिकम, क्या वो बन सकते हैं, उसकी तरफ आप उनको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फ्रेमवर्क अगर आपके दिमाग में है कि पहला स्टेज है डिसिप्लिन, फिर ट्रेनिंग, फिर कोचिंग और फिर दोस्ती, यानी पहला 3 स्टेज आपने समझ लिया, तो पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा बोझ जो है कि समझ में नहीं आ रहा है, वो वाला एक जो बोझ है वो हट जाएगा। आपके घर में आज 12 साल से छोटा बच्चा है, तो आप अब समझ पाओगे कि उसके साथ कैसे पेश आना है। उनको हमेशा वो हमेशा सवाल पूछते रहेंगे और उनको बताना है। नहीं बताओगे तो फिर उनके लिए एक प्रेरणा नहीं रहेगी कि वो क्यों करें। और उससे बड़े हैं अगर आपको, तो आपको समझना है कि उनको ट्रेन नहीं, आपको उनको कोच करना है और उनको बताना है कि कैसे करें, कर दिखाना है और उनको उनकी मदद करनी, उनके साथ खड़े रहकर कि वो कैसे उसको अच्छी तरह से कर पाए। तो ये एक ढांचा हम दिमाग में रखते हुए आगे बढ़े। थोड़ा सा इस बच्चों के दिमागी, उनके मनोवैज्ञानिक, उनके जज्बाती हालत, उनके शारीरिक हालत की ओर हम गौर करें। मैं समझता हूं कि लगभग 12 साल के बाद के जो बच्चे हैं, उनका एक सिचुएशन मैं इस तरह समझता हूँ जैसे कि स्टेशन से ट्रेन छूट गया हो ना, ऐसा है कि ना वो अब बच्चे रहे, ना वो बड़े हो पाए, है ना? तो ना वो अगर अहमदाबाद से मुंबई का ट्रेन है, तो ना अब वो अहमदाबाद में है, ना वो मुंबई में है। तो वो बीच में एक यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। जो बच्चे 12 से बड़े हो जाते हैं, दे हैव स्टार्टेड अ जर्नी, एक नया जर्नी शुरू हो गया। और इस तरह के एक जर्नी में क्या होता है, अब आप सोच के देखिए कि अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो कैसा होगा? तो ट्रेन में हमेशा हम एक जगह से दूसरी जगह की ओर जा रहे होते हैं, वहां पर हमारे कुछ नए दोस्त बनते हैं, हम कुछ नए नए चीजों को देखते, सीखते, डिस्कवर करते हैं। यात्रा के अपने अपने रिस्क है। यात्रा के अंदर हमारे शेड्यूल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, सोने का समय, खाने का समय, सब डिस्टर्ब हो जाता है। और हो सकता है कि अचानक से यात्रा के बीचों बीच कुछ निर्णय लेने पड़े। और हम अगर किसी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, फोन पर जुड़े रहना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि ट्रेन की यात्रा में कई बार नेटवर्क होता है, कई बार नेटवर्क नहीं होता है। और अगर कोई परेशानी की परिस्थिति में पहुंच जाए, तो हम बिल्कुल निसहाय अपने आप को महसूस करते हैं। तो कुछ ऐसा ही टीनेजर्स और आजकल के ट्विंस के साथ भी हो सकता है। तो अगर आप हमेशा याद रखें कि ये हमारे बच्चे जो है, वो यात्रा पे निकले हुए उन यात्रियों के समान है, जहां पर उनके लाइफ में बहुत चेंजेस उनके लिए आपके सामने, उनके लिए सिर्फ केवल 6 साल का या 8 साल का प्रोग्रेस टीनेज है, लेकिन उस 8 साल के अंदर उनका जो चेंज है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि फिजिकल रूप से जब उनके अंदर हॉर्मोन्स आते हैं, हम देखते हैं कि अचानक से इनका हाइट बढ़ जाता है, आवाज बदल जाता है, शरीर पे बाल आने लगते हैं, लंबे हो जाते हैं। तो बहुत सारा फिजिकल चेंजेस इनके अंदर आता है, हॉर्मोन्स का एक रश होता है। फिर इनके समझ में भी एक चेंज आ जाता है, इंटेलेक्चुअल चेंजेस आ जाते हैं, वो खुद के बारे में और ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। जज्बाती रूप से भी ये बड़े इमोशनल और वोलेटाइल हो जाते हैं कि कभी गुस्से में होते हैं, कभी एकदम खुशी में होते हैं, कभी एकदम दुखी होते हैं। तो आपको पता नहीं चलता है कि ये क्या हो रहा है इनके साथ। तो एक बहुत ही मूवमेंट वाले स्टेज में से जा रहे होते हैं। यही स्टेज में उनके नए नए दोस्त बनते हैं। आपको उनके नए नए दोस्तों के विषय में वो आपको बताते रहते हो और आप सोचते रहते हो कि ये दोस्त इसको कहाँ से मिल गया, कैसे मिल गया। और ये हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहते हैं और आपको आके पूछते हैं कि पापा क्या आपको पता है, मम्मी क्या आपको पता है। क्योंकि उन्होंने कुछ नया खोज किया होता है, तो उन्होंने जो खोज किया उसके बारे में वो हमारे साथ बांटते हैं। और जैसे यात्रा के अंदर रिस्क होते हैं इनके लाइफ में भी, अब छोटे छोटे रिस्क ये लेना शुरू करते हैं। इनके स्केड्यूल्स बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, खास करके मोबाइल फोन, इंटरनेट और आज कल के ऑनलाइन स्कूलिंग की वजह से इनका उठना, इनका खाना, इनका सोना, सब कुछ बिल्कुल एकदम डिस्टर्ब सा हो गया। और पहले भी ऐसे ही हुआ करता था। फिर निर्णय कुछ ऐसे लेते हैं जो रिस्की है, कई बार हमारे साथ कनेक्टेड है, कई बार नहीं है, और कई बार हम खुद निस्सहाय महसूस करते हैं इनके साथ कनेक्ट होने में। तो इनको समझना हो तो थोड़ा बहुत इनके अंदर जो बदलाव हो रहे हैं उसको थोड़ा और गौर से देखना जरूरी है। इनके अंदर होने वाले इस फिजिकल चेंजेस की वजह से, शारीरिक बदलाव की वजह से
वो हमेशा एक कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि वो शारीरिक रूप से शायद आपसे भी ज्यादा कद में ऊंचे हो जाते हैं, आपसे भी ज्यादा वजन हो जाता है, आपसे भी ज्यादा ताकत उनके अंदर आ जाता है, लेकिन आप जो कुछ कर रहे हो वो सब आपको करने, वो आप उनको करने नहीं देते हो। जैसे मैं मेरा उदाहरण देता हूँ कि मैं जब 8वीं 9वीं में आ गया था, तो मैं मेरे पिताजी से हाइट में ज्यादा हो गया था। तो जब हम मेरे पिताजी बुलेट चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, तो उनका पाँव बुलेट से नीचे रोड पे पहुंचता नहीं था, लेकिन मैं पीछे पीछे बैठे बैलेंस करता था। तो बाद में मुझे ऐसा लगने लगा कि बैलेंस करने लग गया हूं तो अब तो मुझे बुलेट चलाना चाहिए, लेकिन मेरे पिताजी मुझे बुलेट नहीं देते थे क्योंकि मैं सिर्फ 14 साल का था। तो ये कंफ्यूजन मेरे अंदर आ गया कि यार मेरा हाइट बड़ा है, मेरे में ताकत है, मैं बुलेट उठा सकता हूं, तो मुझे बुलेट दिया क्यों नहीं जा रहा है। तो ये एक इस तरह का एक कि जब जब शारीरिक रूप से हम बड़े हो गए और मानसिक रूप से नहीं हुए, ये उनके अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, लेकिन उनको इंडिपेंडेंट बनने नहीं दिया जा रहा, और इसके लिए वो बगावत के मूड में आ जाते हैं। और ये केवल मैंने एक उदाहरण दिया, उनके जीवन के हर क्षेत्र में हम देखेंगे कि वो एक बगावत में आ जाते हैं, क्योंकि वो अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिंदगी की सारी खुशियां उन्हें दी नहीं जा रही है। दूसरा, कि अभी तक उनका जिंदगी बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट था, वो सीधा जो बोला जाता था वो सुन लेते थे, वो समझ लेते थे, विश्वास कर लेते थे और वो सबको जाकर बोलते थे। लेकिन इस एज के बाद उनका इमेजिनेशन जो है, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनका जो है वो डेवलप होने लगता है, और इसके वजह से कल्पना करने की क्षमता उनकी बढ़ जाती है, और इसके वजह से इन ये अपने ही ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। वही नहीं, वो खुद के बारे में बहुत अवेयर हो जाते हैं। 8 8 10 साल के आयु तक शायद वो लड़का लड़की के भी कपड़े पहन ले, लड़की लड़के के भी कपड़े पहन ले, लेकिन इस उम्र के बाद वो बहुत अवेयर हो जाते हैं, और वो अपना बाल, अपना हुलिया, अपने कपड़े, ये सब की ओर ध्यान देने लगता है। लेकिन फिर भी अभी बहुत दूरदर्शी नहीं है, जो कुछ भी वो सोचता है वो छोटे एक लेवल तक ही सोचता है, एक हफ्ते तक का उसका दर्शन है, या एक महीने तक का ही उसका दर्शन है। वो खुद में बहुत एब्जॉर्ब्ड होता है, वो बहुत स्वार्थी होता है, और सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है, उसको और कुछ दिखता नहीं, क्योंकि उसने खुद को अभी अभी पहचाना है और खुद को अभी अभी जाना है। तो पिछले 8 10 साल से मैं कितना बेवकूफ था ऐसा सोचने लगता है, और इसलिए वो खुद में ही खोया लेता है, और उसे ऐसा लगता है कि सालों तक मेरे माता पिता ने मुझे वंचित रखा, तो अब मुझे सब कुछ मेरे लिए मुझे ही करना होगा, कर वो हमेशा खुद के बारे में सोचते रहता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों की पीड़ा को नहीं समझ पाता, एम्पैथी है उसके अंदर, लेकिन निर्णय लेने में बहुत पीछे है, जल्दी से निर्णय नहीं ले पाते, और फिर थोड़े से इनसिक्योर है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने जैसा सोचा था मेरे माता या पिता ऐसे नहीं है। जब हम 8 10 साल के बच्चों को देखते हैं, तो उनके लिए उनके पापा सबसे पहलवान, सबसे चैंपियन, मेरा पापा ग्रेटेस्ट होता है, मेरी मम्मी सबसे अच्छी होती है। लेकिन 10 12 साल के बाद जब उनके दिमाग खुल जाते हैं और वो वास्तविकताओं को देखने लगते हैं और हमारे अंदर की गलतियों को पहचानने लगते हैं, तो अचानक से वो इनसिक्योर हो जाता है। देखिए, जिसके वजह से, जिस पापा या मम्मी की वजह से मैं आज तक इतना सिक्योर फील करता था, इतना सेफ फील करता था, इनके अंदर तो इतनी सारी खामियां है, इनके अंदर तो इतनी सारी गलतियां है, तो एक तरह से उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाता है। और क्योंकि बहुत कुछ उनके जीवन में बदल रहा है बहुत स्पीड में, शरीर में, मन में, जज्बात में, हालातों में, रिश्तों में, तो उसकी वजह से वो बहुत ही वल्नरेबल, यानी कि उन्हें कोई भी बेवकूफ बना सकता है, ऐसे एक जगह पर वो पहुंच जाते, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल, जो जैसे मैंने कहा पहले। पर इनका एक दूसरा मनोवैज्ञानिक इनका एक हालात होता है, जिसमें वो ऐसा सोचते रहते हैं कि सारा दुनिया हमको ही देख रहा है। उनका ध्यान उनको उनके मन में ऐसा ही होता है कि सब कोई मुझे देख रहा है, और इसलिए वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। दूसरा, वो समझते हैं कि दूसरे किसी के परेशानी से भी मेरा परेशानी जो है वो बहुत अलग है और बहुत स्पेशल है। और तीसरा, कि वो शुरुआत में हम उम्र के यानी उनके जैसे, यानी लड़के लड़कों से ही कनेक्ट करते हैं, फिर बाद में लड़के और लड़कियां मिलकर कनेक्ट होने लगते हैं, और टीनेज के एंड तक लड़का और लड़की आपस में कनेक्ट होने लगते हैं। तो एक चेंज ऑफ रिलेशनशिप इस एज के दरमियान होता है, लेकिन उसी समय इनका कनेक्शन, लड़कियां है तो पिता के साथ और लड़के हैं तो मम्मी के साथ, इनका कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाता है।
क्रॉस कनेक्ट में इसको बोल रहा हूँ, क्रॉस कनेक्ट। तो इसकी वजह से कई बार बेटियों का मम्मी के साथ और बेटों का पापा के साथ आंकड़ा 36 का होता है। यानी मम्मी और बेटी में हमेशा आर्ग्यूमेंट चलता है। क्यों? क्योंकि फेवरेट पापा है, और बेटा और बाप में हमेशा आर्गुमेंट चलता है क्योंकि फेवरेट मम्मी है। तो आप समझ रहे हो कि ये सारी चीजें इनके अंदर हो रही है, अलग अलग घरों में अलग अलग तरह से हो रहा होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारे परिस्थितियों को इस ढांचे के अंदर फिट करके आपके सामने लेकर आऊं। हमेशा वो प्रेशर में होते। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि 10-11 साल के बच्चों को तो मम्मियां आराम से पढ़ा लेती है, उनको एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब आराम से पढ़ा लेती है। लेकिन 11 साल के बाद अचानक से जब इनका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी बढ़ता है तो स्कूल का सिलेबस भी बढ़ता है उनसे। और आजकल तो केवल करिकुलर नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर करवाते हैं उनसे, तरह तरह के क्लासेस में उनको ज्वाइन करवाते हैं, गिटार भी करवाते हैं, स्पोर्टिंग भी करवाते हैं। तो इतना प्रेशर इनको होता है परफॉर्मेंस के लिए कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल होता है। अगर आप नहीं भी कर रहे हो, क्योंकि उनके साथ पढ़ने वाले दूसरे लोग कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर प्रेशर होता है। क्योंकि वो सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि उनके दोस्त लोग क्या कर रहे हैं। कम से कम कुछ नहीं तो अगर उसका गर्लफ्रेंड है और आपके लड़के का गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो भी उसके लिए एक स्ट्रेस हो जाता है। तो वो हमेशा कांस्टेंट स्ट्रेस में होता है और वो कहीं ना कहीं अपना एक मार्क बनाने की कोशिश कर रहा होता है, ये सारे असमंजस के बीच में। दूसरा कि हमेशा वो कोशिश करता है कि वो किसी न किसी से स्वीकार किया जाए, एक्सेप्टेंस में आ जाए। तो एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर वो अपना एक एक्सेप्टेंस क्रिएट करने का कोशिश करता है, और इस कोशिश के अंदर कई बार वो अपना नींद का ध्यान नहीं रखता, खाने पीने का ध्यान नहीं रखता। तो स्लीप डिप्रिवेशन कहा जाता है कि टीनेजर्स का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और एक और बात जो इन टीन्स और ट्वींस में होता है, प्यार की इनकी जो जरूरत है वो बहुत ही ज्यादा है। यानी अगर 10 साल तक इनका समझो पेट्रोल का टैंक 20 लीटर का था, तो जैसे ये लोग टीनेज में एंटर हो जाते हैं तो इनका पेट्रोल का टैंक समझो 50-60 लीटर का हो जाता है। इतना एक बड़ा बदलाव इनके प्यार की जरूरत में, इनको जो प्यार चाहिए माता पिता से या कहीं से भी, वो जरूरत उनका बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीजें इनके अंदर हो रही है। तो मैंने कहा कि फिजिकल चेंजेस, शारीरिक बदलाव, इंटेलेक्चुअल चेंजेस, सोच मानसिक बदलाव, जज्बाती बदलाव, मनोवैज्ञानिक बदलाव, उनके ऊपर जो तनाव है, और वो जो खुद एक बड़े कम्युनिटी का भाग बनना चाहते हैं जहां पर वो लोग एक्सेप्टेड है, और उनका प्यार का जो जरूरत है, ये सब मैंने आपके सामने रखा कि इनका इनके 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 दुनिया में चल क्या रहा है, इनका परिस्थिति क्या है, इनका सिचुएशन क्या है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मगर अगर इसको हम एक्सेप्ट कर लेना कि ये है इनकी परिस्थिति, हम जैसे सोच रहे हैं कि यार हमने इसको पैदा किया, बचपन से मैं इसको देख रहा हूं इसलिए मैं इसकी हर चीज को समझ पा रहा हूं, ऐसा एक सोच रखना शायद गलत है। क्योंकि अचानक से इनकी दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों का जो परिस्थिति होगा, उनका प्रतिक्रिया होगा, उनके जीवन में वो किस तरह से उसका सामना करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फर्क होगा। मेरी 4 बेटियां हैं, चारों अलग अलग तरह से अपने ट्वीन्स में और टीन्स में एंटर हुई। तो इसके लिए मुझे हर बार अलग तरह से उनकी ओर पेश आना पड़ा। तो अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि इनके अंदर इतना सब है, तो एक तो ढांचा है आपने एक्सेप्ट किया, दूसरा ये, तभी पेरेंटिंग थोड़ा और आसान होता जाता है। तो हमने अभी तक देखा संदर्भ, उसके बाद एक ढांचा, अभी हमने थोड़ा सा इंसाइट्स के इस उम्र के बच्चों के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और जज्बाती हालत क्या है। तो अब हम देखते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, बेसिकली क्या करना चाहिए। मैं कहता हूं कि पेरेंट्स को बेसिकली सिर्फ 2 ही चीजें अगर आप कर लो, ये 2 चीजें अगर आप कर लो, तो आमतौर से आप सक्सेसफुल पेरेंट गिने जाओगे। आपका बच्चा मुड़कर देखकर आपके विषय में ऐसा कहेगा कि मेरे पापा ने अच्छा काम किया। भले आपने उसके अंदर बहुत सारी सफलताएं आपके हिसाब से देखी होगी, लेकिन ये 2 बात में अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका पेरेंटिंग सफल बन सकता है। और इसमें मैंने 2 ही बातें लिखी है। दे शुड फील लव्ड, दे शुड फील सेफ। वापस हिंदी में बोलता हूं, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि उनको प्यार किया जा रहा है या उनको प्यार किया गया है। और दूसरा, उनको ऐसा लगना चाहिए
कि वो सुरक्षित है, दे आर सेफ। अब मैं एक और बार उसको रिपीट करता हूं, ऐसा नहीं चलेगा कि आप प्यार कर रहे हो, आप बोल रहे हो मैं तो बहुत प्यार करता हूं मेरे बच्चे को, उससे नहीं चलेगा। उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप प्यार करते हो। आप कहोगे कि मैं उनकी सुरक्षा का पूरा पूरा ख्याल रखता हूं, तो मैं उनको सुरक्षित रखता हूं, आपके कहने से नहीं चलेगा। वो क्या सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं, वो मायने रखता है। तो उनके नजरिए से देखना है कि क्या वो प्यार महसूस कर रहे, क्या वो सुरक्षा महसूस कर रहे। सो दे शुड फील लव्ड एंड दे शुड फील सेफ। उनके नजरिए से उनको लगना चाहिए, तभी जाकर मैं ये जो दो बातें बोल रहा हूं वो आपके लिए कोई काम करेगा। आपके प्यार करने से नहीं, आपके सुरक्षा देने से नहीं। तो ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत अहम है। उनको ऐसा लगना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं कि उनको लगे कि हम उनसे प्यार करते हैं। देखिए, कुछ चीजें आपको लगेगा कि ये पारंपरिक तरीके से नहीं होता था, मेरे माता पिता ने तो मेरे साथ ऐसा नहीं किया, तो मुझे क्यों ऐसा करना है। लेकिन हालात बदल गए हैं, हमारे बच्चों का एक्सपोजर चेंज हो गया है, हमें उनकी तरफ अप्रोच करने का तरीका बदलना पड़ेगा। और इसलिए कुछ सुझाव मैं आपके सामने रख रहा हूं। दे शुड फील लव्ड, कैसे उनको हम प्यार करते हैं कर कर उनको कैसे फील होने, अनुभव करने दे सकते हैं। कई बार जैसे पहले मैंने कहा, कंट्रोल, हम कंट्रोल करने की कोशिश करते, या तो फिर हम उनके भय में, कई सारे माता पिता हमेशा भय में पेरेंटिंग करते कि मेरे मुन्नू को ये पसंद नहीं आएगा, मेरे चुन्नू को ये पसंद नहीं आएगा, तो हमेशा मुन्नू चुन्नू बोले या सोचे उसके हिसाब से वो लोग अपने प्रतिक्रिया को चेंज करते रहते, कंट्रोल में, जरा भी कंट्रोल में नहीं रहते। तो ये दोनों ही गलत है, पूरे पूरे कंट्रोल में रहना और कंट्रोल बिल्कुल छोड़ देना, दोनों ही गलत है। तो ये दोनों करने से आप उनको प्यार महसूस करने नहीं दे पाओगे, है ना। या तो वो कंट्रोल में आ जाएंगे या आप कंट्रोल में रहोगे, उसके बीच में प्यार का जो एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा। और तीसरा एक बात जो रेड लेटर में इसलिए मैंने लिखा है कि नहीं होना चाहिए, फोमो। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरा बच्चा ये चूक जाएगा, ये नहीं कर पाएगा। कई बार पेरेंटिंग के अंदर ये ही स्ट्रेस लेवल में हम रहते हैं, डर में या कंट्रोल में, और इसकी वजह से कई बार प्यार को हम खो जाते हैं ना। अब कैसे प्यार हम बता सकते हैं। अब हम सब प्यार में एक्सपर्ट है, खास करके हमारे बच्चों से प्यार करने में एक्सपर्ट है, लेकिन फिर भी हम चूक जाते हैं। इसलिए मैं इन बातों को एक और बार आपके सामने रख रहा, हाउ टू एक्सप्रेस योर लव टू योर चाइल्ड, है ना। एंड सबसे पहला है कि शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही माप तोल कर करना है। कुछ भी है भाई, आप बोल नहीं सकते, थोड़ा सा माप तोल कर आपके बच्चों से बात करना है। उस बात करने के, उस शब्दों के इस्तेमाल के अंदर आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, आप उनके खास करके उनके एफर्ट्स को, उनकी कोशिशों को आप सम्मान दे रहे हैं। ये सब आपको आपके भाषा शैली के अंदर लेकर आना पड़ेगा। पेरेंट्स हमेशा डांटने के मूड में, सिखाने के मूड में, उनको दबाने के मूड में, हमेशा हमारा नॉर्मल प्रोसेस ऐसा रहता है। हम ऐसा सोचते हैं कि प्रभु ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम उनको मार पीट कर, डांट कर, चिल्ला कर हम उनको सीधा करें। लेकिन ये सब पहले चल गया, शायद अब ना चले। आपके बच्चों का पेरेंटिंग प्रॉपर करना और उनको आपका प्यार महसूस कराना है, तो आपको शायद आपके शब्दों में थोड़ा और ऐसे शब्दों को, या आपके उनके उनके साथ के संवाद में कुछ ऐसे शब्दों को लेकर आना पड़ेगा जहां पर आप उनके तरफ अफेक्शन या उनके तरफ का अफर्मेशन आप दिखा पा रहे हो। आपके शब्द में बहुत ज्यादा बदलाव लेकर आना पड़ेगा, किस तरह के वर्ड्स आप यूज करते हो। दूसरा, कि आप उनके साथ क्या करते हो, व्हाट डू यू डू विद देम। अब ये इंटेंशनली आपको करना पड़ेगा। ये दो चीजों में आप ध्यान नहीं रखोगे तो आप संघर्ष शुरू होने से पहले ही आप हार जाओगे। ये प्रयत्न कुछ पड़ाव आगे बढ़े उससे पहले ही आप हार जाओगे। इसके लिए यू हैव टू बी इंटेंशनल। दिमाग में आपको पॉजिटिवली आपको याद कराना होगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे उसका साहस टूट जाए। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे उसको ऐसा लगे कि मैं उससे प्यार नहीं करता। ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम डांटे नहीं, लेकिन प्यार करने के मौके हम चूके नहीं।
ठीक है। दूसरा कि हम उनके साथ क्रियाओं को करें, एक्शन में शामिल हो। कई बार ये करने के लिए मुश्किल, हम अपने आप को हम ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, उसके पीछे का कारण ये है कि ये करने के लिए समय लगता है। अगर कोई छुट्टी का दिन है तो कई बार मेरे बच्चे मेरे से आकर बोलते हैं कि चलो लेट्स हैव सम फैमिली फन, हम आओ चलो थोड़ा यूनो कार्ड्स खेलते हैं, या कुछ लूडो खेलते हैं, या हम थोड़ी देर ऐसे ही गेम्स खेलते हैं। तो क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे प्लेट पे होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरा समय का बर्बादी हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार वेस्ट ऑफ टाइम है, तो मैं शायद ना भी करूं। दूसरा कि उनको जो चीजों में इंटरेस्ट है उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो अभी ये सोचना है कि मेरे बिजनेस को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, मेरे चर्च में और क्या लेकर आऊं कि चर्च में और लोग आए, या मेरे गीतों में मैं और कैसे वैरायटी इंक्रीज करूं, और कैसे मेरे लाइफ को और इफेक्टिव बनाऊं, ये सब मैं सोच रहा हूं। उसके बीच में मेरा बच्चा आके बोलता है कि डाड़ा आओ ना, लेट अस वॉच अ मूवी, या हम आओ ये वाला सीरीज देखते, ये वाला कार्टून मूवी देखते। मेरी दूसरी वाली बेटी कोई एक मूवी का नाम लेकर 3 महीने तक मेरे पीछे चली कि हम दोनों मिलकर ये मूवी देखेंगे। बाप रे, मैं उसको 5 मिनट तक नहीं देख पाया, लेकिन वो कोशिश मैंने जरूर किया। वो उसको जो पसंद है, जो मेरे लिए जरा भी पसंद नहीं था, उसको करने की मैंने कोशिश की। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आप उनके साथ कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सोच कि ये वेस्ट है या ये जरा भी इंटरेस्टिंग नहीं है, उस सोच के ऊपर हावी होना पड़ेगा। क्योंकि आप उनके साथ जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स वापस लेकर देगा। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि आप उनसे प्यार करते हो। अगर उन्हें जो पसंद है वो आप उनके साथ मिलकर करोगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आप सच में उनकी चिंता करते हो और आप उनके बारे में सोच रहे हो। तो एक्सप्रेस इट इन एक्शन। लेकिन ये एक्शन करने से पहले 2 चीजें मैंने वहां पर लिखी है, ऑब्जर्विंग एंड लिसनिंग। यानी कई बार हम जब घर पे आते हैं तो क्योंकि थके हुए होते हैं 8-10 घंटे की नौकरी के बाद, फिर ट्रैफिक के अंदर से आकर हम बैठते, खासकर पापा लोगों को तो अकेले थोड़ी देर बैठना होता है अपना दिमाग में कुछ भी लोड लिए बगैर। या काम इतना ज्यादा होता है कि अगले काम में हम प्रवेश कर लेते हैं, जूम मीटिंग में चले जाते हैं, किसी कोई कुछ अपडेट लेने में, मेल लिखने में, पता नहीं कहाँ कहाँ हम बिजी हो जाते हैं, कुछ नहीं तो न्यूज सुनने में। तो कई बार हम हमारे बच्चों को आराम से कई कॉर्नर में बैठकर वो क्या कर रहे हैं वो देख ही नहीं पाते, है ना। तो एक बहुत बड़ा लॉस पेरेंट्स का वहीं पे हो जाता है कि हम बैठकर चुपचाप देखते नहीं। हम जब छोटे थे, वो जब वो चलने लगे, वो जब वो रेंगने लगे, तब तो हम बहुत देखते थे उनको। लेकिन वो थोड़े से बड़े हो गए, अब दूसरी दूसरी चीजें कर रहे हैं जो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, तो अब हमने उनको देखना ही बंद कर दिया। तो उनको जरा, कई बार आप आराम से बैठकर कुछ भी आप नहीं कर रहे हो तो आप उनको देखोगे और वो क्या बातें कर रहे हैं, वो किस तरह से घर के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं, ये सब देखने से ही आपको बहुत कुछ उनके बारे में पता चल जाएगा। दूसरा, वो जो बोल रहे हैं वो सुनने से, अगर मेरी बेटियां अंदर अंदर बात करती है तो मैं कभी कभी चुपचाप बैठकर सिर्फ सुन रहा होता हूँ कि वो लोग क्या बात कर रही है, क्योंकि मुझे जानना है कि उनके जीवन में हो क्या रहा है और उनके जीवन की प्राथमिकता क्या है, उनके जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जिसको लेकर वो बड़े इंटरेस्टेड है, कौन सी चीजों में वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व करना, आंखों का इस्तेमाल और कानों का इस्तेमाल दोनों साथ में कर कर उनको और समझना है, तब जाकर हम उनके साथ एक्शन में थोड़ा और अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो पाएंगे। इसलिए मैंने वो चीजें पहले आपके सामने पहले रखी। फिर उनके साथ बातचीत करना, एक्टिविटी के अंदर मैंने बातचीत भी रखा है। टॉक टू देम, टॉक टू देम, जितना हो सके उनसे बात करो। मैं समझता हूँ कि जैसे पति पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है, वैसे ही पेरेंट्स और बच्चों के बीच भी लगभग एक 10-12 साल की उम्र के बाद कम्युनिकेशन में एक ब्रेकडाउन आता है। तो हमने कोशिश की कि हमारे जो डिनर टेबल पर हम कुछ डिस्कशंस करें, तो हम हमेशा डिनर साथ में करते, भले ब्रेकफास्ट या लंच अलग अलग जगह पे करते हो, हम साथ में डिनर करने की कोशिश करते हैं और उसमें एक कम्युनिकेशन इंक्लूड करने की कोशिश करते, एक दूसरे के दिन के बारे में जानने की कोशिश करते। तो उसके अंदर एक 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 थंब रूल मैंने इस तरह से रखा, उसमें वहां पर मैंने लिखा है LED। तो L का मतलब है लर्न, E का मतलब है एंजॉय, D का मतलब है डिसीजन। तो मैं कभी कभी बच्चों से पूछता हूं कि आज तुमने क्या सीखा, दूसरा आज तुमने क्या एंजॉय किया, तीसरा आज तुमने क्या निर्णय लिया कल के लिए,
ठीक है। तो कई बार जब मैं ये 3 सवाल उनसे पूछता हूँ, लर्न, एन्जॉय और डिसाइड, तो कुछ उनके ज़िंदगी के कुछ नए-नए नज़रिए, कुछ नई-नई चीज़ें देखने को मिलती है। इनको क्या पसंद है, ये क्या सोच रहे हैं, इनके सपने क्या, इनके इरादे क्या है, ये सब की ओर थोड़ा और अच्छा-सा वो मिलता है ना। तो एक्शन में यही नहीं कि खाली गेम खेल दिया, लूडो खेल दिया, एक्शन के अंदर ऑब्जर्विंग, लिसनिंग, टॉकिंग, उनके साथ मिलकर कुछ देखना, मूवी देखना, उनको जो पसंद है वो देखना, या उनको कोई म्यूज़िक, कोई ख़ास म्यूज़िशियन का पसंद है तो, या कोई बैंड का पसंद है तो वो भी बैठकर देखना, उसके बारे में सवाल करना, ये कौन है, क्या है? कई बार क्योंकि हमें पसंद नहीं, हम बोलते हैं कि बस आगे से ये देखोगे नहीं। मैंने मेरे बड़ी बेटी के साथ ऐसा कोशिश किया कि ये भी नहीं, आगे से ये नहीं देखोगे, लेकिन वो काम नहीं करेगा। अगर हम उनको रोक देंगे, तो वो छुप के देखेंगे। तो फिर मैंने उसको समझने का कोशिश किया, उसमें इंटरेस्ट लिया, और फिर मैं जब बोला, तो फिर वो सुनने को तैयार थी, क्योंकि पापा अब देखकर समझ कर बोल रहा है, ऐसे ही दूर से पूर्व धारणाएं रखकर उसके मन में जो आ रहा है वो नहीं बोल रहा है। तो वो अप्रोच में एक फर्क पड़ जाता है, उनके रिस्पॉन्स में, उनकी प्रतिक्रिया में एक फर्क पड़ जाता है। फिर उनके साथ एक्टिविटीज करना, छुट्टी के दिन कहीं घूमने जाना, और उनके साथ गेम्स खेलना, उनके साथ डेट पे जाना। मैं मेरे बेटियों को कई बार डेट पर लेके जाता हूँ, यानी जैसे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जाते हैं, ऐसे ही मैं जाता हूँ, उनको खाना खिलाता हूँ, उनके साथ बैठकर बहुत बातें करता हूँ, और उनको बहुत स्पेशल लगता है। उनके उनके बातचीत में बाद में पता चलता है कि उनके लिए वो मोमेंट कितना स्पेशल था। मैं चाहता हूँ कि जब वो शादी कर कर आगे चले जाए, तो मुड़कर हमेशा उन डेट्स को याद करे, और हमारे साथ के उनके जो संबंध है, उसको उसको और मजबूत करने की वो निरंतर कोशिश करते रहे। और मैं भी जब ऐसा करता हूँ, तो वो अपना दिल, अपना ज़िंदगी मेरे लिए खोल कर देते हैं कि मैं उनके जीवन में बोलूँ, मैं उनके जीवन में इंटरफेयर करूँ, हस्तक्षेप करूँ, उनके निर्णयों में इधर-उधर बदलने के लिए मैं उनको मजबूर करूँ। तो ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं सच में उनसे प्यार करता हूँ, इसलिए ये कर रहा हूँ, और उनको लगता भी है कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। फिर कुछ रिचुअल्स, आपके कुछ रिवाज घर के अंदर क्रिएट करने पड़ेंगे। आपको जानबूझ के, अगर आप पिता है तो जानबूझ के ऑफिस से जल्दी आने के लिए रोज कोशिश करना पड़ेगा कि भाई मुझे घर जाना है। हम कई बार भूल जाते हैं कि हम नौकरी जिंदगी जीने के लिए कर रहे हैं, नौकरी में जिंदगी नहीं जी रहे। नौकरी के बाद घर में आते हैं, तब हम जिंदगी जीते हैं। तो नौकरी से आप घर पे ही नहीं आते हो, तो जिंदगी जियोगे कब? आप आपके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करोगे कब? अगर आपने पूरा टाइम ऑफिस में ही निकाल दिया, तो आप एक प्रॉक्सी पेरेंटिंग कर रहे हैं। आप कहीं न कहीं जो टिपिकल पेरेंटिंग कर कर आप खुश हैं। आपको एक रिचुअल बनाना होगा, कि इंटेंशनल एफर्ट, एक कोशिश करना होगा कि आप समय पर घर पर आओगे, और फिर आप बच्चों के साथ बैठोगे, उनको देखोगे, उनको सुनोगे, उनसे बातचीत करोगे, उनके साथ इन्वॉल्व होंगे, उनके रोजमर्रा की जिंदगी में आप रुचि लोगे। ठीक है? तो आप एक इंटेंशनल शेड्यूलिंग करोगे। और दूसरा, कि ये रिचुअल्स जो मैंने कहा, एलईडी टॉक, और उनके साथ बैठकर सोते वक़्त, सोने से पहले उनके साथ बैठना, या उनके साथ प्रार्थना में बैठना, उनके साथ कुछ डिबेट्स, डिस्कशंस करना, ये कुछ रिचुअल्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये सब करने से आप उनके लाइफ में निवेश कर रहे हो, आप समय दे रहे हो, आप आपका ज़िंदगी उनके साथ बाँट रहे हो, ऐसा एक फीलिंग उनको मिलेगा। और दैट विल मेक देम रियली फील लव्ड, है ना? अब लव्ड में क्या है, कई बार बहुत ज्यादा ही हम लव कर लेते हैं। कुछ ज्यादा ही लव इस तरह से करते हैं कि हम थोड़े लीनियंट हो जाते हैं, उनको गलती करते हैं तो हम कोई एक्शन नहीं लेते, चलेगा, या हमारा एक्सपेक्टेशंस लो हो जाता है, बेटा तू पास हो जाना बस, तू मार्क नहीं लाएगी तो चलेगा। एक्सपेक्टेशंस को छोटा कर देना, या फिर वो जो बोले उसको खरीद के देना, या ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना। सोसाइटी में कोई बच्चा अगर आपके बच्चे को कुछ बोल दे, तो फिर योद्धा बनकर उनके घर पे पहुंच जाना। ये सब प्यार दिखाने का गलत तरीका है। अगर मैं जानता हूं कि हम में से कई लोग, क्योंकि गिल्ट में होते, दोष में होते, हम समय नहीं दे पाते, तो इस तरह से हम थोड़ा सा बार्गेनिंग करने का कोशिश करते हैं।
हम थोड़े उनको लीनियंट हो जाते हैं कि वो लोग अगर नियम तोड़ते हैं तो हम बोलते हैं चलेगा, या हम उनको कुछ चीजें लाकर देकर उनको फुसलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अंदर दोष है, या हम लोग एक्सपेक्टेशंस लो करते हैं। हम जानते हैं कि हमने उन पे अंदर निवेश नहीं किया है, इसलिए बेटा तू पास हो जाए तो भी बहुत है, क्योंकि मैं सिखा सकता था लेकिन मैं नहीं सिखा पाया। या फिर लोगों के साथ दुश्मनी झेलकर हम उनके प्यार को जीतना चाहते हैं। आई मीन दैट इज अ रॉन्ग वे। यू हैव टू स्पेंड टाइम उनके साथ, सही शब्दों का और समय का इस्तेमाल कर कर आप उन्हें ये महसूस करा सकते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो। दूसरा, दे शुड फील सेफ, उन्हें सुरक्षित महसूस होना चाहिए, दे शुड फील सेफ। अब वो कैसे पता चलेगा? कि आप बोलोगे कि क्या अभी इससे ज्यादा क्या सेफ, इतना फर्स्ट क्लास सोसाइटी के अंदर मेरा घर है, गेट पे माई गेट है, सीसीटीवी लगे हुए है, हमारे घर पे 3 तरह के डोर है, ये सब नहीं बोल रहा हूं मैं। सेफ्टी का मतलब है कि क्या अगर वो जिंदगी में कभी असफल हो जाते हैं या उन्होंने कोई गलती की है, तो क्या वो आपके पास आ पाएंगे? क्या वो आपके पास आ पाएंगे? क्या वो डरेंगे कि आप उनके इस तरफ की प्रतिक्रिया कैसे दिखाओगे? ठीक है। सो अगर वो सुरक्षित महसूस करते हैं ना, अगर आप उनके जीवन में रुचि ले रहे, आप उनसे बात कर रहे, आप शब्दों में बड़ा ध्यान रख रहे, आप उनसे आप इंटेंशनली कोशिश करते हैं उनके साथ रिश्ता बनाने का, ये सब होगा ना, तो अपने आप ही उनको सेफ्टी महसूस करने वो महसूस कर पाएंगे। और कभी कोई गलती किया तो आपके सामने आ पाएंगे। दूसरी तरफ उनको ऐसा लगा कि आज मार मिलेगा, आज पीटेंगे पापा, और वो डर के बैठे रहे, कभी आपके सामने ना आए, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक सेफ्टी महसूस नहीं हो रहा है कि अपने गलतियों को आकर कबूल करें। हम परमेश्वर के सामने इसलिए जा पाते हैं ना, क्योंकि प्रभु ने ऐसा कहा कि तुम कोई भी तरह की गलती करो तो भी मेरे पास लौट कर आओ, और तुम माफी मांगो तो मैं तुम्हें माफ करूंगा, है ना। तो वो एक जो अप्रोच है हमारा कि हम माफ करेंगे, वो एक दिल हमारा, मन ऐसा हमारा बनाना पड़ेगा। तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हम उनको कोई भी तरह का अनुशासन ना दे, है ना। प्रोवर्ब्स 13:24 कहता है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। वो हमेशा उसको अनुशासित रखेगा। लेकिन इंग्लिश में इस तरह से लिखा है कि ही विल पनिश हिम इन बी टाइम्स। बी टाइम्स का मतलब है कि उस गलती के शुरुआत में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको आपके बच्चों को ऑब्जर्व करना होगा, बातचीत करना होगा, आपको समझना होगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है। गलती कर कर, बहुत बड़ी गलती कर कर आए, फिर आप उसको सोटी मारोगे तो कोई मतलब नहीं। तो उसके शुरुआत में ही, उसके दिन, जैसे दिन के शुरुआत में, बी टाइम से मतलब है कि दिन का शुरुआत, कोई भी गलती का शुरुआत, उस असफलता की शुरुआत में कि आप उसके साथ वो ट्रीटमेंट कर लोगे तो आप उसको सुधार पाओगे। लेकिन अगर आपने जब आपको उसको करेक्ट करना था, उससे कनेक्ट होना था, तब आप नहीं किए, तो तब अब आप जब उसके साथ कोचिंग के स्टेज में आ गए हो, तब उसको आप पीटोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो उसके बचपन से ही, एक उम्र तक ही उसको सोटी लगाना चाहिए, उसके बाद नहीं करना चाहिए, कर कर बाइबल वार्निंग देता है। हम कई बार सोचते हैं क्योंकि छड़ी का इस्तेमाल प्रभु ने दिया है, उसका मतलब है कि घर में छड़ी रखो और 16 साल का हो तो भी छड़ी से बराबर दो। गलत बात है। बाइबल बड़ा स्पष्ट है वहां पर कि उसके बचपन में, जब वो छोटा है, जब वो छड़ी के मतलब को ही वो समझ पाता है, उसके साथ आप तर्क करोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। आप उसके जब उसका फ्रंटल लोब, या वो जब उसका ब्रेन ही डेवलप नहीं हुआ है, तब उसके साथ आप कल्पना करवा के या उसको समझा के, उसका जब नैतिकता ही जागा नहीं है, तब आप उसको जब नहीं कर पाओ, तब के लिए है छड़ी, तब के लिए है छड़ी। लेकिन एक उम्र के बाद छड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो आ, उसको सेफ लगना चाहिए कि मेरे माँ या बाप के पास में आकर मैं कुछ भी कबूल कर सकता हूँ और मेरा बाप या माँ समझेगा। उसके लिए दिल बनाना होगा। दूसरा, कि आप खुद दिखाओ कि सही क्या है। आप उसको डांट डांट, कई बार जो हम नहीं कर पाते वो हमारे बच्चों से करवाते, तो वो भी गलत है। और वो देख लेंगे कि आप खुद नहीं कर रहे हो और उनसे करवा रहे हो, तो रोल मॉडल बन के दिखाइए। और तीसरा, कि उनको आप एनकरेज करिए, और वो जो सही कर रहे हैं उसको आप अप्रिशिएट करिए। उन्होंने भले 10 गलतियां की होगी, लेकिन अगर उसके अंदर भी कुछ वो सही कर रहे हैं
आप देख रहे हैं कि उन्होंने कोशिश की लेकिन नहीं पास हुए, तो कोशिश को आप एक्नॉलेज करिए, ठीक है ना। तो जब आपकी तरफ से पॉजिटिव आएगा ना, तब जाकर उनको सेफ्टी लगेगा, नहीं तो वो डर जाएंगे, इनसिक्योर फील करेंगे, और उनका प्यार का जरूरत बहुत ज्यादा है, तो आपकी तरफ से प्यार नहीं मिल रहा है पता चलेगा, तो वो प्यार बाहर ढूंढेंगे, वो इश्क में लग जाएंगे, वो दोस्तों के बीच में चले जाएंगे, वो उन्हें जब ऐसा लगेगा कि असलियत का मुझे सामना नहीं करना है, तो वो ड्रग्स में चले जाएंगे, वो तरह तरह के एडिक्शंस के अंदर फंस जाएंगे। तो ये सब ध्यान रखना है। तो सेफ्टी, उनको एक सुरक्षित महसूस करवाना बहुत ज्यादा अत्यंत जरूरी है। लेकिन एक और बात मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूं, उनके सेफ्टी के लिए जरूरी है कि आपका जो विवाह का संबंध है वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, यानी मियाँ बीवी का रिश्ता सही होना चाहिए। अगर वो सही नहीं होगा तो उनका दुनिया बिखर जाएगा। आप कितना भी सेफ्टी और कोई भी तरीके से लेकर आओ, उनका बेस और फाउंडेशन आप दोनों। अगर आप दोनों अलग हो गए, आप दोनों में झगड़े चल रहे हैं, आप दोनों में एकता नहीं है, तो फिर उनका दुनिया हिल जाएगा, उनको जरा भी सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं लगेगा। और अगर आप तालमेल में, आप मियाँ बीवी मिलकर, पति पत्नी मिलकर आप पेरेंटिंग साथ में करोगे, तो आप देखोगे कि आप उनको बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि 50% वहां से आया है, 50% आपके अंदर से आया है। तो उसके अंदर कई सारी बातें होगी जो आपकी बीवी समझ पाएगी या आपका पति समझ पाएगा, कुछ बातें ऐसी होगी जो आप भी समझ पाओगे। तो कोलैबोरेशन के साथ आप उनका पेरेंटिंग अच्छी तरह से कर पाओगे, और उस तरह से उनको सेफ्टी भी आप दे पाओगे। आप दोनों साथ में रहोगे तो उनको हमेशा एक स्थिरता, एक दृढ़ता, एक ढांचा दिखते रहेगा, एक स्टेबिलिटी दिखते रहेगा, जिसके अंदर वो अपने इस मूवमेंट, इस ट्रेन के अंदर के मूवमेंट में, कंपार्टमेंट के अंदर जो सेफ्टी है, या उस कोच के अंदर जो सेफ्टी है, वो उसको फील होगा। बच्चे कई बार मैनिपुलेट करते हैं, तो पापा मानता नहीं है तो मम्मी से परमिशन लेके निकल जाते, तो इसलिए आप दोनों का वॉइस एक होना जरूरी है, और रोल मॉडलिंग दोनों को, कि एक विवाहित जीवन कैसा होता है वो रोल मॉडलिंग करना जरूरी है। हेल्दी मैरिज के दूसरे जो फायदे वो मैं बता रहा था, कि रोल मॉडलिंग आप करोगे तो जब वो खुद विवाह करेंगे, तो आपने जैसा मॉडल उनको दिखाया, वो खुद भी अपने जीवन में वो दिखा पाएंगे। तो हर तरह से आप उनके लिए सेफ्टी नाउ और सेफ्टी इन द फ्यूचर आप प्रदान कर रहे हैं। भूले नहीं कि पेरेंटिंग के अंदर का हमारा गोल क्या है। हमारा गोल ये है कि हमारे बच्चों को सबसे उत्तम, एक्सेलेंट बनाए, उनको सफल बनाए, उनको उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी वाले बनाए, उनको इंडिपेंडेंट बनाए, स्वतंत्र बनाए, उनको आदर दूसरों का करने वाले, सम्मान करने वाले लोग बनाए, ना दूसरों का अपमान और निंदा करने वाले नहीं, हर एक का सम्मान करने वाले बनाए, चिंता करने वाले, अनुकंपा दिखाने वाले, तंदुरुस्त बनाए, खुश बनाए, संतुष्ट बनाए, रिश्तों की अहमियत को समझने वाले बनाए। ये सब हमारा गोल है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे बने। मैं जानता हूं कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि ना ना मेरे बच्चे के लिए ऐसा कोई सोच नहीं है मेरा। ये सब हम हमारे बच्चों के लिए चाहते हैं। तो अगर ऐसा हम चाहते हैं, तो ये सब क्रिएट करने के लिए मारपीट या उनको दबाकर या आप उनके अंदर क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो उनको प्यार महसूस करवाना और उनको सुरक्षित महसूस करवाना, मैं समझता हूं कि पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है। और अगर आपने कर दिया तो आपकी पेरेंटिंग में एक सफलता आप जरूर, सालों के बाद भी बच्चे आपको याद कर कर कहेंगे। कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं साथ साथ में। तो मैंने एक तो कहा कि आप खुद को तैयार करिए, दूसरा कि आप खुद को एजुकेट करिए, जानिए कि बच्चे क्या है और आपको क्या करना है। तीसरा, आप प्रेजेंट रहिए, एब्सेंट मत रहिए। आपको वहां रहकर पेरेंटिंग करवाना है, प्रॉक्सी नहीं करवाना। ठीक है, ये 3 बातें तो मैंने बता दी। उसके अलावा आपको उनको दायरे बताने, हमेशा आपको इन्फॉर्म करना है कि क्या दायरे है। बड़ा बाउंड्री सेट करिए कि ये हद तक मैं स्वीकार करूंगा, इसके बाद नहीं। तो कुछ दायरे बनाने हैं, कुछ बाउंड्रीज बनाने हैं, वो जैसा विषय वैसा बाउंड्री। दूसरा, उनको इन्फॉर्म करना है और उनके विषय में इंफॉर्मेशन हमेशा रखना है, कैसे भी उनके दोस्तों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा आपको करना पड़ेगा। जासूसी नहीं बोल रहा हूं, इंफॉर्मेशन है, ताकि आपका पेरेंटिंग और भी मजबूत बने। कोई भी कोच हो तो वो करेगा, है ना। हम कोचिंग के विषय में बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग के विषय में बात कर रहे हैं, तो आपका जो ट्रेनी है या कोची है,
उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करना जरूरी है ताकि आप एक अच्छा काम कर सको। उनको वॉच करना है, उनको मॉनिटर करना है, उनके फोन के यूज को मॉनिटर करना है, उनके लैपटॉप के यूज को मॉनिटर करना है, वो इंटरनेट पे किसके साथ क्या बात कर रहे हैं, कौन सा ऐप है, क्योंकि वो नहीं जानते। उनका ब्रेन और उनका समझ इतना डेवलप नहीं, वो खुद को समझते हैं कि वो बहुत ज्ञानी है, लेकिन हम एज पेरेंट्स जानते हैं कि वो सब कुछ नहीं समझ सकते और दुनिया बहुत ही क्रूर है, उनका फायदा उठाएगी, और इसलिए एक मॉनिटरिंग जरूरी है, लेकिन प्यार के साथ उनको सुरक्षित महसूस कराकर उनको कंट्रोल करे बगैर बड़े बुद्धि के साथ इस कार्य को करना है। उनको थोड़ा सा प्राइवेसी भी देना पड़ेगा। आप उनको जरा भी प्राइवेसी ना दो ऐसा नहीं हो सकता है, और थोड़ा विश्वास उन पर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जब वो आपके साथ है तब आप उनको नहीं विश्वास कर पा रहे हो, तो कल वो अगर कोई दूसरे जगह पे चले जाए तो आप कैसे विश्वास कर पाओगे? तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। आजकल बच्चे हमारे 12th के बाद दूसरे देशों में, दूसरे कॉन्टिनेंट में जा रहे, तो वो एक प्रोसेस जिसमें हम खुद भी एक इत्मीनान से बैठ सके, और वो खुद भी कैसे उनके प्राइवेसी का इस्तेमाल करना है, उसमें कैसे वो अपने आप को ट्रेन कर सके, इसके लिए हमको उनको अभी से ट्रेन करना है। उनके परिस्थिति को समझने की हमेशा कोशिश करें, हमेशा एक बार उनके जूते में रहकर वो कैसे उस दिन को देख रहे, वो क्यों ऐसा कर रहे, क्यों ऐसा जवाब दे रहे, क्यों उनका सोच ऐसा है, क्यों डर महसूस कर रहे, क्यों लज्जा महसूस कर रहे, समझने की कोशिश करिए कि क्यों कर रहे हैं। इससे पहले कि आप उनको ज्ञान दें और बताएं कि सही क्या है, एक बार कोशिश करिए कि वो क्यों ऐसा कर रहे। और आखिरी बात जो मैं टिप में आपको देना चाहता हूं वो ये है कि उनके साथ जो भी आप झगड़े कर रहे हो या उनके साथ कोई भी तर्क कर रहे हो, वो बड़े बुद्धि या सूझबूझ के साथ ही उसको चुनाव करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनके साथ इस बात को लेकर तनाव हो रहा है, अगर आपका बच्चा अगर आपको बोलता है कि मेरे बाल को मुझे कलर करना है, या मुझे मेरे बाल लंबे करने हैं, या मुझे पूरा कटवा लेना है, तो शायद आपके लिए बिल्कुल शॉकिंग हो जाएगा कि ये ऐसा कैसे करे, फिर हम चर्च में कैसे जाएंगे, लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ना? और उसको लेकर शायद हम एक बड़ा विवाद खड़ा कर ले। मैं कोई परमिशन नहीं दे रहा हूँ ये करने के लिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर आपका बच्चा अगर समझ लो बाल थोड़ा सा डाई करा लेता है और आप वहां पर उसके साथ महासंग्राम कर लोगे और आप आपसे आपके बाद में जीत जाओगे, तो मैं आपको पक्का कहना चाहता हूँ कि अगर उस युद्ध में आपने उसको हरा लिया ना, तो उसके बाद वाले बड़े युद्ध में वो आपको हरा देगा। लेकिन छोटे छोटे युद्ध में आप थोड़ा सा हार मान लोगे, तो बड़े युद्ध में आप उससे जीत पाओगे, क्योंकि आप उससे कह पाओगे कि देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको करने नहीं दे रहा हूँ या आपको परमिशन नहीं दे रहा हूँ। जहां पर मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने करने दिया, लेकिन ये बाउंड्री के बाहर है, आप समझ रहे हो? तो आप आपके लिए एक बार्गेनिंग स्पेस। हम क्या कई बार पेरेंटिंग में इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं 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 नहीं, सुनने को तैयार नहीं, पहले से ही ना बोल देते, तो उनके साथ झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो छोटे छोटे बैटल्स हार जाए तो बड़े बड़े युद्ध हम जीत पाएंगे। ऐसा भी एक टिप बोलकर मैं आखिरी पॉइंट की ओर बढ़ना चाहता हूँ, क्लोजिंग। क्लोजिंग साम 78 और पुनरावर्तन 6 अध्याय जो हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, वहां पर प्रभु ने कहा है कि प्रभु के वचन का हमेशा हमारे बच्चों के साथ वार्तालाप और संवाद करना कितना जरूरी है। और मैं पुनरावर्तन का जो 6 और 7वां कलम है वो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। वहां पर भजन संहिता जो 78 है वो तो आप बाद में पढ़ लेना। वह 7वें कलम में ऐसे लिखा है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। यानी हर तरह की कोशिश माँ बाप को करनी चाहिए प्रभु के वचन के डिस्कशन के लिए। यानी घर में बैठे, घर में कब बैठते हम? जब आराम कर रहे होते, तो आराम करते वक्त भी आप उनसे बात करिए। मार्ग पर चलते यानी आप हड़बड़ी में हो, कहीं भाग रहे हो, उसके बीच में भी उनसे आप बात करिए। लेटते वक्त जब आप अपने आप को रिफ्रेश कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, तभी आप उनसे बात करिए। उठते भागते जो भी समय है उसमें अगर आपको मौका मिलता है, केवल बातचीत का नहीं, प्रभु के वचन के विषय में भी इंटीग्रेट करने का। हमने कई बार ना प्रॉक्सी कर दिया है, हमारे बाइबल पढ़ाना हमने संडे स्कूल टीचर और पास्टर को आउटसोर्स कर दिया है। कई बार माता पिता ये जो जिम्मेदारी वो निभाते नहीं, लेकिन
मैं मेरे बाइबल की बहुत सारी बातों को मैंने मेरे पापा के मुंह से सुना, इसके लिए आज भी वो मेरे लिए उतना ही सत्य है। हम भी, हमारे बच्चे भी हमारे ही मुंह से बाइबल की बातों को सुने और उनके साथ हम चर्चा करें, डिबेट्स करें। मेरे बेटियों के साथ मैं हर बार कोई ना कोई विषय को लेकर डिबेट करता और वो सवाल पूछते रहते हैं। समथिंग यू नीड टू डू, है ना? तो वचन का उनके साथ चर्चा करते रहिए। और आखिरी बात क्लोजिंग में मैं कहना चाहूंगा, आपका पेरेंटिंग सुधारना है तो पुट द वर्ड ऑफ गॉड इन देयर हार्ट। दूसरा, गिनती का पुस्तक 30वां अध्याय और उसका 3 और 5 मैं पढ़ना चाहता हूँ, 3 से 5 तक। जब कोई स्त्री अपनी कुंवारी अवस्था में अपने पिता के घर से रहते हुए यहोवा को मन्नत माने, वह अपने को वाचा से बांधे, तो यदि उसका पिता उसकी मन्नत का उसका वो वचन सुनकर जिससे उसने अपने आप को बांधा था उससे कुछ ना कहे, तो उसका वो मन्नत स्थिर रहेगा। वर्स नंबर 5, 5वां कलम। परंतु यदि उसका पिता उसकी सुनकर उसी दिन उसको बरजे और उसकी मन्नत व और प्रकार के बंधन जिनसे जिसने उसने अपने आप को बांधा है उससे ना बोल दे, तो यहोवा ये जानकर कि उस स्त्री के पिता ने उसे मना कर दिया है, उसके ये पाप को क्षमा करेगा। अब समझिए आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक लड़की है जो प्रभु से मन्नत करती है, प्रॉमिस करती है कि मैं ऐसा वैसा करूंगी, लेकिन अगर उसका पिता आकर मना कर दे तो यहोवा माफ कर देता है कि छोड़ो। क्यों? मैं क्यों ये बात आपको बता रहा हूं? इसलिए ये समझने के लिए कि पृथ्वी पर हमारे बच्चों के ऊपर अधिकारी माता पिता को बनाया। यहाँ पर कन्या की बात को लेकर बताया है, लेकिन हमारे टीनेजर्स, हमारे ट्वीन्स, ये सब के ऊपर अधिकार प्रभु ने हमको दिया है। उनके निर्णय अगर हम लेते हैं तो प्रभु स्वर्ग में उसको स्वीकार करता है। उनके स्वीकारों उनके उनके निर्णयों के ऊपर हमारे निर्णय को लेकर आता है। यानी माता पिता का जो अधिकार है बच्चों के ऊपर, उसको स्वर्ग स्वीकार करता है। उसका मतलब है कि अगर स्वर्ग को आपके बच्चों के जीवन में हस्तक्षेप करना हो तो आपको वो अधिकार स्वर्ग को देना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि प्रभु ये प्रोटोकॉल को बदल देगा, नहीं मेरा प्रभु मेरे बच्चों को संभाल लेगा। नहीं, आपको वो अधिकार खोल कर देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पास वो पावर है कि आप स्वर्ग के साथ किए गए कनेक्शन को तोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको अधिकारी ठहराया है। तो आप उनके लिए प्रार्थना करिए, निरंतर आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करिए, तब स्वर्ग आपके बच्चों के जीवन में हस्तक्षेप करेगा, तब उनको बचाए रखेगा। तो ये बात को कम से कम समझकर हमारे बच्चों को हमेशा निरंतर प्रार्थना में रखिए, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे और वो प्रभु में बने रहे। तो मैंने बहुत सारी बातें अभी आपके सामने रखी, सब कुछ रिवाइज करना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये 6 बातें संदर्भ मैंने बताया कि क्या चल रहा है, किस तरह से हम पेरेंटिंग करते हैं। पेरेंटिंग का एक ढांचा मैंने आपको बताया कि इस ढांचे के अंदर से आप पेरेंटिंग को देखोगे तो पेरेंटिंग समझना थोड़ा और आसान हो जाएगा। मैंने कुछ इनसाइट्स आपको दिए, कुछ गहरी बातें आपके सामने रखी। उसके बाद मैंने बताया कि सबसे बेसिक चीज क्या है, उनको महसूस कराना कि आप उनसे प्यार करते हो और वो सुरक्षित है। और उसके बाद कुछ और टिप्स मैंने दिए, और फिर आखिर में मैंने कहा कि उनके साथ आप प्रभु का वचन बांटिए और प्रार्थना उनके लिए निरंतर करते रहिए। सिर्फ ये 2 चीजों करेगा तो भी नहीं चलेगा। कुछ लोग बड़े आध्यात्मिक होकर हम हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम उनके साथ बाइबल डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रायोगिक जीवन में भी उतना ही शामिल होना जरूरी है। आप जब स्वर्ग में प्रभु के सामने खड़े रहोगे तो ये एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा कि जो बच्चे आपको मैंने सौंपे थे, जो विश्वास जो विश्वास मैंने तुम पर रखा था, जो मेरा भाग मैंने तुम्हें दिया था, उसके साथ तुमने क्या किया? हमारे बच्चों के उद्धार के साथ और उनके अनंतता के साथ प्रभु हमें विश्वास करता है। वो हमारे हाथ में सौंपता है और ये भरोसा रखता है कि इस आत्मा को उसके अनंत अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। हम हाथ ऊपर नहीं कर सकते कि ये अपनी मनमानी करता है, ये मेरी सुनता नहीं। अगर वो हुआ है तो कुछ गलती से हुआ, और ऐसा हो गया है, अगर आप सुन रहे हो और आप कह रहे हो कि मेरा बच्चा हाथ से निकल गया है, प्रार्थना जारी रखिए। स्वर्ग को ये अनुमति दीजिए कि उसके जीवन में वो हस्तक्षेप करे, उसको माफ करिए, उसको प्यार दिखाने के हर 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 ऑप्शन को आप इस्तेमाल करिए। प्रभु जरूर उसको लौटा कर लेकर आएगा। बहुत सारी कहानियां हैं जहां पर बच्चे भटक गए तो मम्मी पापाओं की प्रार्थना की वजह से वो लौट कर आए।
पर वो मौका आने ना दे, उससे पहले ही हमारी जिम्मेदारी को अगर आप बखूबी निभाए तो प्रभु जरूर इस तरह से हमें आशीषित करेगा कि जब वो वृद्ध हो जाए तभी भी प्रभु के रास्ते से वो भटक ना जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरे इस सेमिनार के टॉक को मैं समाप्त करता हूँ। वापस मैं ब्लेसन को सौंपना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच भैया इस विशेष टॉपिक के लिए। एंड आई एम श्योर कि आप लोग सब काफ़ी आशीषित हुए इस सेशन से। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है आप लोग जितना, बट मैं विश्वास करता हूँ कि आपको मेरी हिंदी समझ आ रही है अच्छी से। एंड मैं विश्वास करता हूँ कि काफ़ी काफ़ी कुछ आज हम पेरेंटिंग के बारे में सीख पाए। एंड विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो पेरेंटिंग स्टाइल्स है उसको हम और थोड़े उसमें और इन्वेस्ट करेंगे। एंड बिफोर वी हम वोट ऑफ थैंक्स और क्लोजिंग प्रार्थना करने से पहले मैं एक स्लाइड आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। आज हमने पेरेंटिंग के बारे में सीखा तो सही, लेकिन आपके बच्चे, आपके किड्स और आपके जो टीनेजर्स अगर आप वीक के दौरान अगर कुछ कर नहीं रहे तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हर थर्सडे शाम 6:15 से 7:30 तक हम एक स्पेशल टीन किड्स के प्रोग्राम हम एवरी थर्सडे करते हैं। सो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर पेरेंट्स को, आपके बच्चे अगर इस दिन शाम को कुछ नहीं करे तो वी एनकरेज देम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। इट हैपेंस एवरी थर्सडे एट 6:15। सो प्लीज मेक श्योर कि आपके बच्चे इस मीटिंग को अटेंड करें। एंड इसके अलावा हर टीनेजर्स के लिए हर फ्राइडे शाम 7 बजे हमारे एक स्पेशल सेशन है जिसको हम ग्रेस ब्लास्ट के नाम से जानते हैं। सो प्लीज हम चाहते हैं कि आपके बच्चे इस मीटिंग्स को अटेंड करें, बिकॉज यहाँ पर हम काफ़ी सारे बाइबल के रिलेटेड एंड काफ़ी डॉक्ट्रिन्स के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो प्लीज मैं चाहूँगा कि आप इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आपके बच्चों को एनकरेज करिए। एंड हम सब प्रभु में आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं आगे के कलीसिया है, सो उनके लिए भी हम प्रार्थना में रखते हुए मैं चाहता हूँ कि गिरीश सर प्लीज मैं इनवाइट करना चाहूंगा गिरीश सर को। ओके, क्वेश्चंस, किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स में डायरेक्टली टाइप करके जियो पास्टर को भेज सकते हैं एंड देन विल एड्रेस द क्वेश्चन फ्रॉम देयर। यदि आपको कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स में या तो फिर आप हैंड रेस करके भी हम आपको अनम्यूट करेंगे। एनी क्वेश्चंस? ओके, इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, then Pastor Gio will address those questions, or else I'll hand it over to, okay, Harsha ji. Yes, I'll unmute you. Yes, Harsha ji. Harsha? हर्षा आप अनम्यूट करिए प्लीज। ओके हर्षा, ओके, यस संदीप चैटर्जी सर प्लीज अनम्यूट। यस, या मेरा सवाल ये है कि अगर बच्चा कंटिन्यूअसली सेम मिस्टेक्स कंटिन्यूअसली रिपीटेडली करता जाए और सालों से करता जाए तो फिर क्या करना चाहिए उस मिस्टेक्स को सुधारने के लिए? बच्चे की उम्र पर है, जैसे मैंने कहा कि बच्चा अगर 16 साल का है 16 साल का है तो फिर उसके साथ चलकर उससे बातें कर कर उसके लिए दुआ करे बगैर, दुआ करने के सिवाय हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। और वो जिम्मेदारी से हम हाथ धो नहीं सकते कि वो हमारी बात सुनता नहीं है। वी हैव टू कीप डूइंग इट एज लॉन्ग एज वी कैन, क्योंकि वो हमारे ऊपर प्रभु का रखा गया एक विश्वास है, एक ट्रस्ट है। तो उसको पूरा करने के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, बार बार माफ कर कर, कई बार उन्हें अलग अलग तरह से उनसे बात कर कर। दूसरा एक चीज मैं वहां पर ऐड करना चाहूंगा कि कई बार कई सारे रीजंस की वजह से वो हमारी बात नहीं सुन पाते, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको वो इज्जत देते हैं, उनके आदर करते हैं। तो कुछ ऐसे लोगों को लाकर भी उनसे बात करना ठीक रहेगा।
तो उससे शायद आपका बात हो जाए, बट देयर इज नो ऑप्शन, वी हैव टू कीप डूइंग इट। हम उनको 16 साल की उम्र में फिर उनको एंटागनाइज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उनको अगर रीस हम दिलाए या उनके साहस को तोड़े तो उसका नुकसान हमको ही झेलना पड़ेगा। इसके लिए बड़े प्यार के साथ उनके साथ खड़े रहकर दुआ करते हुए, प्रार्थना करते हुए, हर तरह कोशिश करते रहना ही आपके पास ऑप्शन है। Thank you, Pastor. Okay, Pastor, there's another question in the chat. Ki monitoring and giving privacy, these are opposite in nature. How do we handle this? या तो उसके बीच में एक बैलेंस लाना पड़ेगा। हर चीज को मॉनिटर नहीं कर सकते और हर चीज में प्राइवेसी नहीं दे सकते। तो वो आपके बच्चों को और आपकी परिस्थिति को और उनको किस चीज में प्राइवेसी चाहिए, वो देखकर समझकर आपको ओवरऑल एक है। अगर वो प्राइवेसी कोई खास समय पर ले रहा है या किसी से बात करते वक्त ले रहा है, तो उस प्राइवेसी को मॉनिटर करना चाहिए। लेकिन हर चीज में मॉनिटरिंग करने जाओ तभी आप उसके प्राइवेसी के ऊपर इंटरफियर कर रहे हो। तो कहीं एक बैलेंस है, हालांकि ऑपोजिट है, लेकिन प्रभु आपको विजडम दे। इफ एनी ऑफ यू लैक विजडम, लेट हिम आस्क ऑफ गॉड। तो पेरेंटिंग में सबसे ज्यादा विजडम चाहिए होगा, तो बुद्धि चाहिए होगा, समझ चाहिए होगा, तो गॉड विल गिव यू दैट। बट इट इज अ बैलेंसिंग एक्ट, है ना। कई बार हम एक्सट्रीम्स पे जाते हैं, इसकी वजह से बैलेंस नहीं कर पाते। या दैट इज द आंसर टू दैट। आई सी वन मोर। Yes. If somebody has asked me a direct question, if a teenager says कि उसको किसी के ऊपर क्रश है, वो उसको कोई पसंद आया है, how to handle this situation because of the age, उसके एज की वजह से ये नॉर्मल है। अगर उसको कोई पसंद आता है तो क्या करे? वेल, क्रश होना किसी को, इन्फैचुएशन किसी पर होना, अट्रैक्ट होना किसी की तरफ, ये एक साइन है कि वो नॉर्मल है ना। बच्चा नॉर्मल है। किसी के ऊपर क्रश होना या किसी से अट्रैक्ट होना वो बिल्कुल नॉर्मल है। प्रभु ने उसको इस तरह से बनाया है। लेकिन उस क्रश को अगर उसने आपको आकर बताया है, तो दैट इज अ गुड साइन, हेल्दी साइन, कि उसने आपको आकर बताया है। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको तुरंत कुचल दे या उसको समझाए कि ऐसा आगे से कुछ नहीं करना। यू टू हैंडल इट वेरी केयरफुली। मेरे बच्चे जब मेरे को आकर बोले, तो मैंने हमेशा चैनल्स ओपन रखा कि कुछ भी हो तो मुझे बता सकते हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, इट इज वेरी नॉर्मल टू हैव ए क्रश। लेकिन जब मुझे किसी ने, मेरे एक बेटी ने पूछा कि किस हद तक मैं उस क्रश में जा सकती हूँ या ऐसा, तो मैंने कहा देखिए बेटा, आप क्रश में आप क्या करना चाहते हो, उसमें क्या उससे शादी करना चाहते हो? तो कहा कि ना 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 ना, इतना सब तो मैंने सोचा नहीं है। मैंने बोला तो फिर क्या, अभी इतना सब सोचा नहीं है तो क्या है क्रश का मतलब? आपको खाली बात करते रहना है? तो ऐसे कर कर जब उनके साथ हम तर्क करेंगे, सवालों को पूछकर उनके रिस्पॉन्स को हम सीधा प्रीचिंग मोड में आ जाए, अगर हम सिर्फ एडवाइजरी मोड में आ जाए, उनसे उनका ओपिनियन, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ना समझे, तो फिर उनके साथ कोई भी तरह का बातचीत करना असंभव हो जाएगा। और ये शायद हो सकता है कि एक बार समझाने से उनको समझ में ना आए, क्योंकि मैं कह रहा था ना कि उनके ब्रेन का डेवलपमेंट भी इतना नहीं हुआ है कि बहुत सारी चीजों को वो पूरी तरह से ग्रहण कर पाए। हम खुद भी जानते हैं, हम जब हमारे जीवन को मुड़कर देखते हैं, मैं खुद मेरे बारे में कह रहा हूँ कि 20 साल की उम्र तक तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, लेकिन आज मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कितना बेवकूफ था। मुझे कितनी सारी बातें समझ में नहीं आती थी। हम सबके लिए वो सच्चाई है, एंड दैट इज ट्रू फॉर आवर टीन्स। तो वो नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए थोड़ा शायद लंबे समय तक उनके साथ चलते हुए, उनको समझाते हुए, मॉनिटर करते हुए, कई बार शायद थोड़ी गलती उनको करने भी देना पड़े कि भाई वो बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे। आई मीन यू शुड बी वेरी वाइज विद इट, बट आई थिंक एकदम से उसको क्रश करे बगैर उसको समझाकर धीरे से वहां से उसको उठा लेना चाहिए। ये बात समझा लेना चाहिए कि जब तक हम शादी के लिए तैयार ना हो, तब तक ऑपोजिट जेंडर के साथ हमारे दिल को खोलकर हम अपने आप को बिगाड़ ना दे। कल हमारा एक सेशन था इसके ऊपर, लवी डवी कर पास्टर डेविस मैथ्यू ने इस बात को लेकर हमारे टीनेजर्स के साथ बहुत अच्छी तरह से बात किया है। तो आपके बच्चों ने अगर वो सेशन अटेंड किया है तो आप निश्चिंत रहिएगा, बहुत ही अच्छे तरह से इस बात को उनके दिमाग में रखा गया है, एंड थिंग्स विल वर्क आउट। या
Yes, any other questions? एक सवाल है पास्टर जी, जो बहुत जगह पे हम सुनने को मिलता है कि जॉइंट फैमिली में पैम्परिंग ऑफ अ चाइल्ड कैसे रोका जाए? हाँ, कैसे अपने बच्चे को जॉइंट फैमिली में हैंडल करें? पहले तो जॉइंट फैमिलीज ही होते थे, ये तो अभी हो गया न्यूक्लियर फैमिलीज। लेकिन क्या होता है, कई बार ग्रैंड पेरेंट्स जो अपने बच्चों के साथ नहीं कर पाए वो अपने पोता नातियों के साथ करते हैं। यानी जो कहते हैं ना कि प्रिंसिपल से ज्यादा मूल्यवान होता है इंटरेस्ट, कुछ ऐसा ही है। तो बच्चों को ज्यादा स्पॉइल करते हैं, लेकिन कुछ हद तक आप उन्हें रोक नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप उनको, जो आपका उत्तरदायित्व पूरी तरह से आप करते जाओगे, आपके जिम्मेदारियों को, आज मैंने जो बातें रखी, इरेस्पेक्टिव ऑफ न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली, आप आपका काम करते जाओगे तो फिर वो सब चीजों से डरना नहीं है। क्योंकि वो तो ग्रैंड पेरेंट से हो या नेबर से हो या पियर से हो या बाहर से किसी और से हो, स्ट्रेंजर से हो, ये सब प्रलोभन और फुसलाव और बहकाना तो निरंतर आते रहने वाला है। तो उसके ऊपर हावी होकर एज ए पेरेंट आपका जिम्मेदारी को आपको निभाना है। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ वेयर इट कम्स फ्रॉम, यू कीप डूइंग व्हाट यू हैव टू डू। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि ओवर हो रहा है, तो ग्रैंड पेरेंट आपका ही रिश्तेदार है, आप उसके साथ बात कर सकते हो। बोल सकते हो कि कहाँ पर मम्मी आप ऐसा नहीं करोगे, पापा आप ऐसा नहीं करोगे। कई बार अगर हम उनको छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा वो लोग तब कूद कर बीच में पड़ते हैं कि मत मारो उसको, मत मारो, हमारे सामने मत मारो, है ना। तो आप बाद में उनसे बात कर सकते हैं कि देखिए, जब हम अनुशासन दे रहे हैं तब आप बीच में मत आइए, आप बाद में अलग से आप उनसे बात करिए, है ना। तो कुछ बाउंड्रीज, जैसा आपका सिचुएशन है, आप वो सेट कर सकते हैं। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चन? और कुछ सवाल? एक और क्वेश्चन मेरे पे आया है। अगर टीनेजर अकेला रहता हो और थोड़ा बिगड़ रहा हो, तो उसका अकेला रहना सही है? किसी का भी अकेला रहना सही नहीं, आदम का भी अकेला रहना सही नहीं था। तो हमेशा साथियों को, दोस्तों को, अच्छे मित्रताओं को सब निभाना अच्छा है। अकेले रहते आइडल माइंड शैतान का वर्कशॉप हो जाता है, कारखाना हो जाता है, हम सब जानते हैं। तो स्टेइंग अलोन, और अगर अकेला रहना पसंद करता है तो वो सब एक रेड फ्लैग है, डेंजर सिग्नल है। उसको तुरंत ही एड्रेस करना चाहिए और सोशलाइजिंग के लिए, कम्युनल बिहेवियर के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और कोई सवाल? आप अनम्यूट करके प्लीज आपके सवाल पूछ सकते हैं। वी कैन स्पेंड 5 more minutes इन केस अगर आपको कोई और सवाल पूछना हो तो। आपकी निशब्दता, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके पास और कोई क्वेश्चन नहीं है। यदि आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो आप डायरेक्टली हमें रीच आउट कर सकते हैं, पास्टर जियो से भी, या फिर आगे हम ऐसे सेशंस के और इंतज़ाम करेंगे जहाँ पर आप अटेंड करके आपके सवालों को आप पूछ सकते हैं। सो without wasting much time, I would like to hand it over to Giri sir. One more question has come. Yes. Just want to address it before we close. 14-year-old girl child demands Activa vehicle. Me as mother is afraid because of accidents and age, but child से मेरे सब फ्रेंड्स चलाते हैं, मैं क्यों नहीं? वेल, प्रभु के लोग हैं तो हम नियमों का पालन करते हैं। 16 साल से छोटे बच्चों के लिए सरकार की तरफ से निषेध है कि वो इस गियरलेस व्हीकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो आर्गुमेंट का इस्तेमाल कर क्योंकि सब लोग गलत कर रहे हैं, हम भी नहीं करेंगे, ऐसे आप बोल सकते हो। 16 साल के बाद फिर क्या डायलॉग है वो आप तब मुझे मिलिएगा। ठीक है गिरीश, थैंक यू एवरीबॉडी। वेल, मुझे लगता है कि सभी लोग बहुत ही खुश हैं, सबने बहुत ही एंजॉय किया, और मोस्टली एंजॉय से ज्यादा सबने बहुत कुछ सीखा। तो आइए हम एक जोरदार ताली हमारे वक्ता के लिए हम बोल दें। आप एक्सप्रेशंस में थम्स अप, क्लैपिंग सब दे सकते हो, म्यूट है तो। थैंक यू पास्टर जियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा ये हमारा।
एज अ पेरेंट बहुत कुछ चीजें हैं जो यहाँ से मैं भी स्ट्रगल कर रहा था, मैं भी बहुत कुछ सीखा। एंड वी लुक फॉरवर्ड कि ऐसे और सेशंस आए, जरूरत होगा तो एक दो और एको भी कर देंगे। और बहुत सारी चीजें मैं समझता हूँ कि ये 1.5 घंटे में सब चीजों को कवर करना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने सारी बातें लगभग सारी बातें उन्होंने की। फिर भी हम सबका जिम्मेदारी हमारा ही है, हम सीख सकते हैं। एक जगह मैंने सुना था कि वी कैन बिकम नॉलेजेबल विथ अदर्स नॉलेज बट वी कैन नॉट बिकम वाइज विथ अदर्स विजडम। तो वो हमें बुद्धि प्रभु से लेनी पड़ेगी। एक अच्छा पेरेंट बनने के लिए भी हमें निरंतर परमेश्वर पे निर्भर होना चाहिए। वंस अगेन मैं हमारे ग्रेस फेलोशिप की ओर से पास्टर जियो को बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ कि आप इतना सुंदर सेशन अपने समय से निकाल कर आप हम सबके बीच में ले आए, हम सब पेरेंट्स के लिए इट वाज अ वेरी ब्लेसेड टाइम। उसके अलावा मैं पीएफए टीम का और पास्टर ब्लेसन और ब्रदर रॉयसन का भी धन्यवाद देता हूँ ये जूम प्लेटफॉर्म को मैनेज करने के लिए और अवेलेबल करवाने के लिए। और सारे लोगों को जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस मीटिंग से एसोसिएट थे, पास्टर जीना और ब्रदर ब्लेसन और जो भी सारे लोग सारे टीम्स एंड ट्वीन्स के साथ अटैच्ड है, सारे टीचर्स जो इतना सारा मेहनत कर रहे हैं बच्चों को एक सही शिक्षा देने के लिए, उन सब का भी मैं धन्यवाद देता हूँ ग्रेस फेलोशिप की ओर से। आइए हम अंत में एक आखिरी प्रार्थना करके खत्म करते हैं। प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं ये सुंदर से समय के लिए। अद्भुत है तू परमेश्वर, हालेलुया। एक बार फिर से तूने हमें एक सही पेरेंटिंग के बारे में एक सही जगह से एक सही तरीके से तूने हमें सिखाया, उसके लिए हम तेरा आभार मानते हैं प्रभु। हम सबको निरंतर इस बात के लिए हमें बुद्धि चाहिए प्रभु कि हम किस तरह से हमारे बच्चों के साथ अलाइन होकर प्रभु उनके साथ खड़े रहकर उनसे प्रेम कर सकें, उनको प्रेम दिखा सकें, उनको ये एहसास दिला सके कि हम उनसे प्रेम करते हैं। तूने तो क्रूस पे आके दिखाया कि तू हमसे कितना प्रेम करता है प्रभु, वैसा बुद्धि हमको भी देना कि हम भी अपने बच्चों को प्रेम दिखा सकें, प्रेम बता सकें और उनको सुरक्षित महसूस करवा सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं जो भी पेरेंट्स आए हैं प्रभु, जो भी अपने स्ट्रगल्स में है परमेश्वर, और जिनके बच्चे भी प्रभु ऐसा स्ट्रगल्स में है प्रभु, उन सब के ऊपर हम तेरी रहमत को मांगते हैं। तेरा अनुग्रह और तेरा सुरक्षा उनके ऊपर हम यीशु के नाम से हम बोलते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं। फिर से इन सभी लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। Thank you so much everyone for joining. God bless you. Hope to see you all soon and कोशिश करते हैं कि हम ऐसे और पेरेंटिंग और टीन्स के रिगार्डिंग और सेशंस हम कंडक्ट करें। मैंने पहले जैसा मेंशन किया, प्लीज़ किड्स का और टीन्स का जो सेशन है हर थर्सडे फ्राइडे, उसको आप याद में रखिए। लिंक यदि आपको चाहिए तो आप प्लीज़ हमें रीच आउट कीजिए एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू विद द लिंक। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड नाइट स्लीप एंड कल की आराधना आशीषित रहे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड नाइट।